हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज अपन डिस्कस करेंगे सुजस, जो जुलाई अगस्त वाला सुजस है उस पे, और नेक्स्ट भी कोशिश करेंगे इस वीडियो में अपन कंप्लीट कर लें। लेकिन अगर नहीं होता तो एक वीडियो आपको पार्ट थर्ड करके भी मिल जाएगा, है ना। थोड़ा क्योंकि यहाँ के बाद में थोड़ी सुजस थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ काफ़ी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे बजट के इनके। अब चूँकि अपने जो है वो पहला पॉइंट है बजट का, तो पहले तो आप यहाँ लिख लीजिए बजट। फर्स्ट पॉइंट जो है वो अपन बजट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ये बजट, इससे पहले भी एक बार बजट जारी हो गया था इसी साल में, उसको तो बोला गया अंतरिम बजट, है ना। क्योंकि सरकार जो है वो उस दौरान इसलिए अपने अंतरिम बजट जारी की कि भाई जो सेंटर का बजट आएगा उसके साथ ही अपन स्पेशली बजट बनाएंगे। नई सरकार बनी थी तो थोड़ा बहुत बजट ही बनाया, और फाइनली फिर जुलाई में जो है वो अपने परिवर्तित बजट फिर से जारी हुआ। मतलब तो एक तरीके से दो बजट हो गए। तो पहले वाले बजट की जो पीडीएफ थी वो आपको ग्रुप पे शेयर कर रखी है। दूसरे वाले बजट की जो परिवर्तित बजट की पीडीएफ है वो ये है। तो इसी के साथ अपने कोई पूरा बजट कंप्लीट हो जाएगा। इसको अपन कुछ कुछ अपडेट भी कर लेंगे काफ़ी सारी चीज़ों में। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया गया 10 जुलाई को। इसके जवाब जो एक्चुअली जब हमारे वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते, वित्त मंत्री अपने दिया मैडम, तो वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है तो फिर उस पर डिबेट होती है। उस डिबेट पे जवाब देना होता है। तो जवाब 16 जुलाई को प्रस्तुत किया गया। उसमें भी कुछ अनाउंसमेंट्स किए गए थे। फिर बजट जो है वो पारित होता है, यानी कि सदन में पारित हो जाता है। पारित होने पर सीएम साहब जो है वो उस पर कुछ और डिसीजन लेते हैं। तो वो डिसीजन मतलब कुछ और अनाउंसमेंट किए गए थे। वो 29 जुलाई को कुछ और अनाउंसमेंट सीएम साहब के द्वारा भी किए गए। तो ऐसे करके इन तीनों की जो चीज़ें हैं वो अपन कंबाइंड में इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो तीनों इसमें आ जाएंगे। पहली चीज़। दूसरा, लेखानुदान की अगर अपन बात करें, जो कि 8 फरवरी 2024 को अपने प्रस्तुत किया गया था, वो आपकी पीडीएफ में शेयर कर ही रखा हूँ। इस बजट में राज्य सरकार के 10 संकल्प थे। उन 10 संकल्पों को एक बार ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए सबसे पहला संकल्प था हमारा $350 बिलियन की इकोनॉमी हमें बनानी है आगामी 5 सालों में। दूसरा संकल्प है इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, इन सुविधाओं का प्रसार करेंगे। तीसरा संकल्प है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि नागरिक सुविधाएं डेवलप करनी है, जिसमें शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने हैं। फिर सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया गया, यानी कि चौथा किसान परिवार हो गए। तो किसान हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आ गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। छठा है आपका विरासत और विकास। फिर सतत विकास, हरित राजस्थान, पर्यावरण संरक्षण। इस बार स्पेशली बजट में अनाउंसमेंट भी है कि हम ग्रीन बजट भी नेक्स्ट ईयर से शुरू कर देंगे। फिर मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य, सोशल सिक्योरिटी, और लास्ट 10वां है गुड गवर्नेंस। तो इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे किसान है, नागरिक है, और एक हो गया अपने मानव संसाधन, है ना, मानव संसाधन। तो किसान, नागरिक और मानव को तो हमें सुरक्षित करना है, सिक्योर करना है मतलब, तो इनको सुरक्षा देनी है। और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास में पर्यावरण और विरासत है। तो विरासत और पर्यावरण को स्पेशली जो है वो हमें संरक्षण करना है। तो एक तरीके से 3 तो ये हो गया, 5 ये हो गया। अब जब हम किसान, नागरिक और मानव संसाधन को सुरक्षित करेंगे, पर्यावरण और विरासत को जो है वो संरक्षण प्रदान करेंगे, और उनके लिए सोशल सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, एक ही हो गया सोशल सिक्योरिटी 6। तो ये सब चीज़ें कैसे प्रोवाइड होगी, जब हम गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ेंगे। मतलब तो हमारे लिए गुड गवर्नेंस भी ज़रूरी है। 7 चीज़ें हो गई। जब गुड गवर्नेंस और ये सब चीज़ें जो है वो स्पेशली, एक तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ज़रूरी है, और एक हो जाएगा हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। इसी से ही हमारी जो है वो $350 बिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, मतलब, है ना। तो आप समझ गए होंगे ओवरऑल सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई है। किसान, नागरिक और मानव संसाधन, यानी कि किसानों के लिए तो हमने किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण, नागरिकों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मानव संसाधन विकास की बात आ गई, उसका स्वास्थ्य, इनको हमें सुरक्षा देनी है, यानी कि सोशल सिक्योरिटी। पर्यावरण का संरक्षण करना है, विरासत का संरक्षण करना है। ये हो गई हमारे 5 चीज़ें। और ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है, गुड गवर्नेंस से। गुड गवर्नेंस से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी होगा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा, और $350 बिलियन की डॉलर की इकोनॉमी जो है वो हमारी डेवलप हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। और अगला पॉइंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। पहले पेयजल और ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, जिसमें सबसे पहले सरकार कह रही है कि जल जीवन मिशन के तहत जो है वो हम 5,846 अतिरिक्त गाँवों को सतही जल के माध्यम से
6 बड़ी परियोजनाएं संचालित करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि जल जीवन मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 50-50 के रेशो से संचालित किया जा रहा है और प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक जो है एक नल जल कनेक्शन प्रोवाइड करवाना इसका उद्देश्य रखा गया है, जिसमें 55 लीटर वाटर प्रति व्यक्ति पर डे जो है वो अवेलेबल करवाना है। ये जो स्थिति है जल जीवन मिशन की, अगर आज अपन देखें तो राजस्थान जो है वो जल जीवन मिशन के मामले में ठीक काम कर रहा है। अभी हमारे जो मांडल ब्लॉक है भीलवाड़ा का, वो मांडल ब्लॉक 100% पहला ब्लॉक बना है जिसने 100% जो है वो प्रत्येक घर तक नल जल कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिया है, मतलब है ना। इसको लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है। अभी जो 6 वृहद परियोजनाएं सरकार को संचालित करना है, जिसमें से एक है चंबल आधारित वृहद जल परियोजना, जिसमें करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी को ये फैसिलिटी देगी। दूसरी वृहद पेयजल परियोजना है चंबल आधारित ही है, जिसमें अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा आ जाएंगे। तीसरी है चंबल आधारित कालीतीर जल प्रदाय, कालीतीर अपन जानते ही हैं, इससे धौलपुर, भरतपुर को देना है। जाखम बांध की हो गई, जिसमें साउथ के जो चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर हो गया। इंदिरा गांधी नहर पर आधारित है सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना को। और इंदिरा गांधी नहर पर आधारित दूसरी वृहद जल परियोजना जो है वो दहचू और लोहावट, फलोदी वाले क्षेत्र को प्रोवाइड कराना। तो ऐसे 6 परियोजनाएं जो वो सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत लॉन्च की है। दूसरा, सरकार कह रही है कि विकसित राजस्थान एट 2047 जो है इसकी मांग को लेके, क्योंकि अभी करंट में हमारे पास में 8 करोड़ पॉपुलेशन है और 2031 का जो एस्टिमेशन है उसके बेसिस पर हमारे पास में जो है वो लगभग 8.25 करोड़ पॉपुलेशन राजस्थान में हो जाएगी। ऐसी स्थिति में लगातार जो है वो विद्युत की डिमांड बढ़ेगी। अभी हमारी स्थिति अगर अपन विद्युत में देखते हैं तो टोटल हमारे पास में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है विद्युत की, वो है हमारे पास में 24.7 गीगावाट की, और सरकार इसको लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और साथ ही ये भी कोशिश कर रही है कि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें हमारा सही योगदान हो। हम जो फॉसिल्स फ्यूल बेस्ड एनर्जी है उसको लगातार कम करें, मतलब तो 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से लगभग 20,500 यानी कि 20 गीगावाट जो है वो प्लान है सरकार का कि परंपरागत स्रोतों से हो, जबकि 33 गीगावाट जो है 33.6 गीगावाट जो है वो हमारी क्षमता अक्षय ऊर्जा स्रोतों से हो। इसके लिए भी सरकार ने प्लान सेट किया है कि सोलर से जो है वो हमारी 22.2 गीगावाट यानी कि 22,200 मेगावाट की, पवन से स्पेशली 8,100 मेगावाट की, और हाइड्रो एनर्जी से 330 मेगावाट की जो है वो हम विद्युत उत्पादन करना चाहते हैं। 330 जो है वो ये स्मॉल हाइड्रो वगैरह और इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, क्योंकि अपने पानी इतना नहीं है तो स्पेशली सरकार छोटे प्रोजेक्ट ही लगा सकती है। ये स्पेशली 33,600 मेगावाट क्षमता में हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन सरकार ने बजट में अनाउंसमेंट किया ना, 22 गीगावाट, 8.1 गीगावाट और 330 मेगावाट, है ना। इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है। 20.5 गीगावाट जो है वो परंपरागत स्रोतों से। इसको लेके अभी रिसेंटली सरकार ने जो है वो एकीकृत, आप लिख लेना साइड में इसी के ही, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जारी कर दी है। इस नीति में एक्चुअली क्या था कि देखो अभी तक हमारे पास में जो है वो सोलर एनर्जी के लिए अलग पॉलिसी, पवन ऊर्जा के लिए अलग पॉलिसी, अक्षय ऊर्जा की एक नई पॉलिसी लॉन्च हो गई थी जो इन दोनों का कंबाइंड पॉलिसी थी, बायोमास की अलग थी, बायोफ्यूल की अलग थी, ऐसे अलग अलग पॉलिसीज़ काम कर रही थी। मतलब अब सरकार ये कह रही है कि हम क्या करेंगे कि तीनों जितने भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं इनको सबको एकीकृत डेवलप करना है। तो इसमें सरकार ने लक्ष्य रखा है 2030 तक का कि कम से कम 2030 तक 125 गीगावाट जो है वो हम उत्पादन करें, मतलब एनर्जी को, है ना, 125 तक ले जाना है इनसे उत्पादन के माध्यम से। मतलब अब 125 गीगावाट जो है वो आप 9 दिसंबर को ये पॉलिसी लॉन्च की गई थी, है ना, ये भी लिख लेना। इसमें भी सरकार ने टारगेट रखा है, सोलर एनर्जी का प्रॉपर अलग टारगेट है, सोलर का है लगभग 90 गीगावाट का। दूसरा टारगेट है विंड और हाइब्रिड का, विंड और हाइब्रिड का मतलब हो गया वहाँ सोलर और ये दोनों हो जाएगी। ये टारगेट हो गया लगभग 25 गीगावाट का यहाँ पर। और जो हाइड्रो और पंप स्टोरेज की अगर अपन बात करते हैं तो पंप स्टोरेज और हाइड्रो की हो जाएगी अपने 10 गीगावाट का, है ना, बचा हुआ इसका। तो इस तरीके से 125 गीगावाट सरकार का एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत टारगेट डिसाइड है। 9 दिसंबर को सरकार ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया था, और भी कई सारी पॉलिसीज़ लॉन्च की थी जिनके बारे में अपन देखते रहेंगे। तो ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है।
तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली सरकार का जो ये लक्ष्य है 33.6 गीगावाट क्षमता अक्षय ऊर्जा के माध्यम से करने का, तो ये तो बहुत ही कम है 31-32 तक सरकार, लेकिन एनर्जी में स्पेशली अच्छा खासा सरकार ने प्लान किया है मतलब, ठीक है। इसके बाद में सरकार ये कह रही कि इसके अंतर्गत हम RVUNL राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और सेंट्रल जो हमारे उपक्रम हैं उनके साथ में हम क्या कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर बना रहे हैं। सरकार ने बना भी दिए, अपन सुजासी बुलेटिन में डिस्कस करेंगे। NTPC कोल इंडिया लिमिटेड और नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इनके साथ में स्पेशली जॉइंट वेंचर बना दिए हैं और 3325 मेगावाट की जो है वो कोयला और लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं जो है वो हमें स्थापित करनी है। इसके लिए MOU हो चुके हैं 10 मार्च 2024 को, है ना। तो NTPC कोल इंडिया और नवेली इनके साथ स्पेशली हमारे जॉइंट वेंचर्स जो है वो बन चुके हैं। तीनों कंपनियों का नाम याद रखना है ना। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को गति देते हुए 50,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में, है ना। 50,000 मेगावाट, आप सोचो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है सरकार का, जिसमें पूगल, छत्तरगढ़, बीकानेर और बोडाना, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में स्पेशली सोलर पार्क सरकार स्थापित करेगी। तो आपको याद रखना है पूगल, छत्तरगढ़ और बोडाना, इन 3 क्षेत्रों में सरकार जो है बड़े सोलर पार्क स्थापित करने वाली है। इसके साथ ही सरकार का जो टारगेट है आगामी, वो ये कह रही है कि ऊर्जा भंडारण की हमारे पास में इतनी क्षमता नहीं है। तो ऊर्जा भंडारण के मामले में हम क्या करेंगे कि एक पंप स्टोरेज जो एनर्जी स्टोर करने का काम करेंगे। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन, तो सोलर एनर्जी का यूज करते हुए अपन, क्योंकि अभी क्या है कि ठीक है अभी जनता जितना हमारे पास में खपत है तो उतना तो हमारे जो आ जाती है चीज़ें, है ना, कि जितना उत्पादन कर रहे हैं उतना आ रहा है। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा एक्सेस उत्पादन हो जाता है तो बाहरी स्टेट्स को सस्ते में बेचना पड़ता है, मतलब या लॉस हो जाती है एनर्जी। हमारे पास में इतनी स्टोरेज कैपेसिटीज़ नहीं है। तो हम ये करेंगे कि जो भी हमारे पास में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका प्रयोग करते हुए, जैसे यहाँ पर एक पॉन्ड बना हुआ है और ऊपर की ओर पहाड़ियों पर एक पॉन्ड बना देंगे, तो ऐसे पहाड़ी पर एक पॉन्ड हो जाएगा, एक तालाब हो जाएगा, तालाब टाइप का ढका हुआ तालाब होगा, और इधर की तरफ एक जो है वो नीचे तालाब है ही, यहाँ से पानी उठा के और इधर की तरफ जो है वो उस एनर्जी का प्रयोग करके पंप चला के और पानी को ऊपर भर देंगे। फिर क्या करेंगे, पानी को जो है वो, जब पानी अब यहाँ ऊपर स्टोर हो गया इस पंप के माध्यम से, अब भविष्य में ये एनर्जी का हमारा एक तरीके से बैटरी की तरह काम कर रहा है। मतलब इसमें कोई एनर्जी ऐसे हाथ लगा से करंट नहीं आएगा, पर ऐसा होगा कि जब ज़रूरत पड़ेगी हमें तो इसी से ही एक पाइप नीचे निकाल के और यहाँ टरबाइन लगा देंगे, टरबाइन घूमेगी और हाइड्रो एनर्जी जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो एग्जैक्टली मतलब विभिन्न प्रकार के एनर्जी सोर्सेज से पंप को चला के और पंप से पानी को ऊपर भरना है और फिर ऊपर से नीचे पानी गिरा के जब ज़रूरत पड़ेगी तब, और हाइड्रो एनर्जी का जो है वो हम हाइड्रो एनर्जी जनरेट कर लेंगे। मतलब इस तरीके से सरकार का ये प्लान है। इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। 12 और भरतपुर क्षेत्र में फिजिबिलिटी के आधार पर जो है वो मतलब DPR तैयार कर रही है और साथ ही उत्पादन की क्षमता यहाँ पर सृजित करने वाली है कि यहाँ पंप स्टोरेज हाइड्रो एनर्जी हम जनरेट कर लें। इसमें भी स्पेशली 12 में आप लिख सकते हो कि शाहबाद का जो क्षेत्र है शाहबाद का जो क्षेत्र है वहाँ पर हनुमंत खेड़ा एक जगह है, हनुमंत खेड़ा, ठीक है। हनुमंत खेड़ा में एक जगह है मूंगा वाली, ठीक है। मूंगा वाली में जो है वो सरकार का प्लान है कि 1800 मेगावाट का जो है वो एक प्लांट हम तैयार करेंगे जहाँ 1800 मेगावाट एनर्जी जनरेट हो सकेगी एक तरीके से। तो इतना एनर्जी हम यूज़ करके और पानी को ऊपर पहुँचाएंगे और इतनी एनर्जी हम जनरेट कर लेंगे। मतलब इसको लेके ग्रीन को एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके साथ में सरकार ने MOU किया है। ग्रीन को एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के साथ में हमने MOU किया है 12 वाले क्षेत्र में। तो अभी अपना पहला जो लगेगा ना वो 12 वाले क्षेत्र में लगने वाला है। फिर उसके बाद में एनर्जी एक्सेस रिफॉर्म्स के मामले में जो है वो सरकार क्या क्या काम कर रही है। तो सरकार कह रही है कि PM सूर्य मुक्त बिजली योजना। अब आप देखोगे कि पिछले वीडियो में अपन ने समझा था कि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है इसमें सरकार 78,000 तक का अनुदान प्रोवाइड करवा रही है। 78,000 अनुदान में ये है कि 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक का अगर अपन लगाते हैं जो सोलर पैनल तो उसमें तो 30,000, 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक का लगा रहे हैं तो 60,000 से 78,000, और बाकी अगर आप उससे ज़्यादा लगाते हो तो फिर वो उतना ही, मतलब 78,000 तक का अनुदान सरकार प्रोवाइड करवाएगी। और 300 यूनिट जो है वो बिजली सरकार हमें, है ना, मुफ्त में प्रोवाइड करवाने का प्लान कर रही है।
75,000 करोड़ रुपए जो है वो सरकार का इसमें टारगेट है खर्च करने का। तो इस योजना के जरिए प्रत्येक जिले में राज्य सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि हम आदर्श सौर ग्राम बनाएंगे। मतलब इसमें प्रत्येक गांव में 2 मेगावाट क्षमता का एक विकेंद्रीकृत सोलर पावर प्लांट स्थापित करेंगे। आदर्श सोलर ग्राम जो होगा उसमें विकेंद्रीकृत एक प्लांट होगा सोलर पावर का, जो पूरे गांव के लिए है, मतलब एक तरीके से। और इसके लिए सरकार 40% अनुदान देगी, मतलब ठीक है। तो ये एनर्जी एक्सेस प्रोग्राम में स्पेशली ये अपने को पीएम सूर्य घर बिजली योजना जो है उसमें अपने को अपडेट रखना है इस चीज़ को। इसके साथ ही एक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है, ये एक पीपीपी मॉडल है एक तरीके से, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को और सरकारी जो संस्थान है वो हैम मॉडल के बेसिस पर हम बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली जो है इसके काम भी हाथ में लेंगे, और इसके जरिए हम 2000 मेगा विद्युत उत्पादन की क्षमता जो है वो सृजित करने वाले हैं। अभी सिस्टम में तो वही होता है कि जैसे जो हमारी बैटरियां होती है, जैसे हम फ़ोन को रिचार्ज करते हैं, उसी तरीके से हम इतने बड़े स्तर पे बैटरियां लगाएंगे कि हमारे पास जो भी उत्पादन हो रहा है वो बैटरियों में स्टोर किया जा सके, मतलब है ना। बैटरियां कई तरीके की हो सकती है, लिथियम आयन बैटरी हो सकती है, लेड एसिड बैटरी हो सकती है, सोडियम आधारित बैटरी हो सकती है। उनमें हम ऊर्जा को स्टोर रखेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी उसका प्रयोग जो है वो कर लेंगे। ये रिचार्जेबल बैटरियाँ होगी, मतलब एक तरीके से। तो आप देखो हमारे यहाँ एक तो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली पे काम कर रही है सरकार, पंप स्टोरेज पे काम कर रही है, यानी कि बड़े लेवल पर जो हम जब इतना उत्पादन करेंगे ऊर्जा का, तो सीधी सी बात है आने वाले टाइम पे राजस्थान जो है वो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बहुत सारे मामलों में देश में बड़ा प्रोड्यूसर हो रहा है। मतलब वैसे भी हो रहा है और आगे भी होगा। और हम इतना इन्वेस्टमेंट ऊर्जा में इस बार रिसर्जेंट राजस्थान में भी जो है वो सबसे ज़्यादा एमओयू ऊर्जा क्षेत्र में हुए, लगभग 28 लाख करोड़ रुपए के। तो स्पेशली सरकार का यही प्लान है कि भाई आने वाले टाइम पे बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, पंप स्टोरेज, इन पे ज़्यादा फोकस करो। एक तो रोज़गार भी मिलेगा और साथ ही साथ जो है वो हमारी ऊर्जा भी स्टोर रहेगी, जिसे हम भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सड़क की बात। सड़क के मामले में अगर अपन देखें तो राजस्थान तीसरा बड़ा नेटवर्क है सड़क का भारत में। इसमें प्रदेश में पहली बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण जो है वो सरकार कर रही है। जिसमें आप देखो जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर का एक्सप्रेस वे है, कोटपुतली किशनगढ़ का होगा, जयपुर भीलवाड़ा का है, बीकानेर कोटपुतली, ब्यावर भरतपुर, जालोर झालावाड़, अजमेर बांसवाड़ा, जयपुर फलोदी और श्री गंगानगर कोटपुतली। इस तरीके से कुछ एक्सप्रेस वे हैं जिनमें यहाँ सरकार 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल फ्रेश ज़मीन एक्वायर करके और वहाँ पर सरकार रोड बनाएगी, मतलब है ना। इस तरीके के एक्सप्रेस वे सरकार निर्माण कर रही है। अब आगे देखें, बड़े शहरों में परिवहन की सुविधा को सृजित करने के लिए सरकार जो है वो पहले 500 ई बसेस की बात कर रही थी, लेकिन सरकार ने इसको बोला 500 ई बसेस की जगह हम इसको 1000 ई बसेस उपलब्ध करवाएंगे। फिर एक सरकार राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2024 लेकर आ रही है। इसमें किस तरीके से जो है वो 3D सिटीज़ डेवलप करनी है, कैसे जो है वो हमें प्लानिंग करनी है, मास्टर प्लान कैसे बनाना है और किस तरीके से पार्क, रोड वगैरह उन सब को लेके काम कर रही है। फिर एक प्रोग्राम सरकार लॉन्च करेगी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, जिसमें जिलों की जो समस्याएं होगी उनका निवारण करने के लिए 500 करोड़ रुपए का सरकार इसमें प्रावधान कर रही है। इसके साथ ही सरकार ने जो है वो शहरी क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए बीकानेर और भरतपुर में यूआईटी को आगे बढ़ा के और इसको डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो एक तरीके से अपने वर्तमान में 5 संभाग में तो पहले से था ही, संभाग मुख्यालय के जो ज़िले हैं जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर वगैरह, वो ये आपका अजमेर वगैरह, और ये इसके साथ ही जो है वो अभी बीकानेर और भरतपुर में भी हो गया है। तो 2 ये टोटल सभी संभाग मुख्यालय के जो ज़िले हैं, उदयपुर में जस्ट इनसे पहले ही किया था 2023 में, 2 ये नए बन गए, इनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 15 दिसंबर 2025 को जो है 24 को जो है वो इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो एक तरीके से ये बन गए हैं, मतलब है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये भी सरकार ने लागू कर दिया। उसके बाद औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है लगातार, और इस बार आपने देखा होगा राइजिंग राजस्थान क्षेत्र में भी बड़े एमओयूज़ 35 लाख करोड़ के एमओयू सरकार लेकर आई है। तो इसी क्षेत्र में जो है वो सरकार ने बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट किया है उस पर अपन बात करेंगे। मतलब तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, कुछ पॉलिसीज़ की बात की है सरकार ने। एक तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 सरकार लेकर आ गई है, औद्योगिक नीति। जो हम नीतियों वाला चैप्टर एक अलग क्लास रहेगी उसमें अपन प्रॉपर डिस्कस करेंगे।
और ये रिसेंटली मतलब 1-2 दिन में ही आने वाली है क्लासेस भी, है ना। इसमें सरकार क्या करेगी, जैसे थीम आधारित इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगी, हैजल फ्री गुड ट्रांसपोर्टेशन काम करेगी, उस पर ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 के माध्यम से। फिर एक एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी सरकार लेकर आ गई, जिसमें निर्यातकों को सुविधाएं देने, निर्यात व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने, उस पर काम करेगी। गारमेंट और अपैरल पॉलिसी सरकार लेकर आ गई 2024। ये भी बजट के ये सारी चीज़ें जो है वो 4 सितंबर को लॉन्च कर दी गई थी, मतलब, है ना। तो इनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिर ग्लोबल कंपनीज़ में निवेश को आमंत्रित करने के लिए जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर, आप लिख लेना इसको, जयपुर में स्पेशली अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन सेंटर जो है वो सरकार बना रही है। 200 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशली इस पर काम कर रही है। साथ ही एक डेटा सेंटर पॉलिसी भी सरकार लेकर आ रही है। नई पॉलिसी रिप्स 2024 जो है वो सरकार लेकर आ गई है, जिसमें काफ़ी पैकेजेस जो है वो सरकार ने घोषणा की है अलग अलग लेवल पे। और ये सारी चीज़ें जो है वो हम राइजिंग राजस्थान से पहले घोषित कर चुके हैं। तो पॉलिसीज़ का सेगमेंट अपन अलग डिस्कस करेंगे। बालोतरा में राजस्थान जो है वो नया पेट्रोजोन बना रहे हैं, राजस्थान पेट्रोजोन करके, क्योंकि बालोतरा में हमारे रिफाइनरी लग रही है पंचपदरा में। बालोतरा ज़िला है, इसको कैंसिल किया नहीं है अभी, है ना। तो ये ऐसे कैसे बना हुआ, तो यहाँ पंचपदरा में जो है वो रिफाइनरी हमारे लगाई जा रही है। इसके बाद वोकल फॉर लोकल, यानी कि MSME और हमारी आत्मनिर्भर, हमारी खुद की चीज़ों को डेवलप करने के लिए सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। और उस मामले में सरकार राजस्थान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 लेकर आ चुकी है, मतलब, है ना। ये सब बजट की चीज़ें थी, लेकिन अभी सरकार लेकर आ गई 24 सितंबर 2024 को, 4 सितंबर 2024 को। इसके अलावा सरकार जो है वो PM यूनिटी मॉल जो है वो डेवलप कर रही है। अभी सरकार का एक टारगेट और है, पंच गौरव के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। तो इसमें क्या करेगी कि जैसे हर ज़िले में जो है, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी है ना, तो बस सरकार यही चाहती है कि ये हर एक ज़िले में से 5 उसके गौरव हो, मतलब। तो ये पंच गौरव कार्यक्रम है, जिसमें सरकार मतलब अपने वर्षगांठ जो 15वीं वर्षगांठ, वो अभी 15 दिसंबर को सरकार ने जो फर्स्ट वर्षगांठ मनाई थी अपनी, उस पर स्पेशली अनाउंसमेंट करी थी, जिसमें 5 गौरव में क्या क्या रहेगा। एक तो प्रोडक्ट रहेगा, यानी कि एक तो उत्पाद होगा, ठीक है। इस पर सरकार काम कर ही रही है, जैसे पॉलिसी आ गई है एक, है ना। तो अपन जानते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में तो काम हो ही रहा है, और वो लिस्ट आपने इकोनॉमिक रिव्यू में पढ़ी भी होगी और पढ़ के भी जाना है, मतलब। एक सरकार पर्यटन स्थल पे काम कर रही है। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था कि कौन सा पर्यटन स्थल आपके ज़िले का प्रमुख, आप उसे बताएं, मतलब, है ना। तो सरकार वो एक पर्यटन स्थल घोषित करेगी, जिसको बहुत अच्छा डेवलप करेगी। इसके साथ ही जो है वो एक वानस्पतिक प्रजाति, जिसमें जो पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है वो सरकार ने घोषणा की थी कि हम मात्र वन लगाएंगे, और साथ ही जो है वो एक इंडिजीनस स्पीसीज़ जो है उसको प्रत्येक ज़िले के लिए, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 इंडिजीनस स्पीसीज़, उसको उस क्षेत्र में अच्छा संरक्षित करना है और ग्रो करना है। इसके अलावा जो है वो एक कोई भी एग्री उत्पाद, मतलब, है ना, एक उपज, मतलब, है ना, तो वो कृषि उपज, उस पर सरकार फोकस करेगी। और एक है खेल, मतलब, ठीक है। तो खेल पे सरकार, एक डिस्ट्रिक्ट का एक खेल सरकार का प्लान है उसे घोषित करने का, ठीक है। इस तरीके से स्पेशली पंच गौरव प्रोग्राम जो है वो सरकार ने लॉन्च किया है, और इसके ज़रिए सरकार लगातार जो है वो काम कर रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है ना। ये हो सकता है जैसे अपने से पूछा जाए, क्वेश्चन भी बन सकता है, और जनरली मतलब एग्जामिनर थोड़ा फोकस करता है कि भाई हाँ किन किन चीज़ों से क्वेश्चन बने, मतलब, है ना। तो ऐसी चीज़ों पे ज़रूर बना लेता है कि पंचगौरव में क्या चीज़ें शामिल है क्या नहीं है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं MSME पॉलिसी सरकार लेकर आ गई है अभी, और सरकार ने इसमें प्लान किया है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और MSME सेक्टर्स में 50 क्लस्टर्स मेनली 3 वर्षों में हम डेवलप करने वाले हैं। खादी और ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना सरकार लेकर आ गई है। इसमें खादी और समितियों से जुड़े हुए संस्थान जो उनको ऋण और सहायता उपलब्ध करवा रही हैं। इसके साथ ही माटी कला, जो जैसे मिट्टी वगैरह और इनसे जुड़े हुए जो इसकी मूर्तियां बनाना, मिट्टी की बर्तन बनाना, जैसे अपने मोलेला में इनमें वो है ना व्यवस्था, तो इसके लिए हम माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सरकार जो है वो डेवलप कर रही है। ये सेंटर सरकार जो है वो जयपुर में स्थापित कर रही है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो सरकार जयपुर में बनाएगी। इसके अलावा PM विश्वकर्मा योजना जो है वो सरकार लेकर आई है। इसमें मतलब एक्चुअली लेकर के आई है,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट सेशन में अपन ने डिस्कस किया ही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और उसमें हमने 18 जो व्यवसाय हैं उसमें लगे हुए लोगों को जो है वो कुछ बेनिफिट्स देने हैं। तो राजस्थान सरकार ने 5% की दर के बजाय जो है वो ऋण में 2% का अतिरिक्त अनुदान दिया, 3% पे ही जो है वो उन्हें लोन प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये अपन ने लागू कर ही दिया है। इसका भी नोटिफिकेशन सरकार ने दिसंबर मंथ में जो है वो सरकार ने लागू कर दिया था। इसके अलावा खुशियारा 12 में जो जगह हैं और पंडेर जो जहाजपुर शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अब तो ये ख़त्म हो गई, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आप याद रख लेना। यहाँ पर सरकार औद्योगिक पार्क बनाएगी और अजमेर में स्पेशली आईटी पार्क स्थापित करेगी। तो यहाँ ध्यान रखना है, माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो जयपुर में, खुशियारा 12 और पंडेर भीलवाड़ा में जो है वो औद्योगिक पार्क और अजमेर में आईटी पार्क स्थापित करने का सरकार का प्लान है। ठीक है, इसके साथ ही एक लिस्ट जो है वो अलग से दी हुई है, जैसे क्या क्या है इसमें एक बार देख लो। जैसे वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में जो है वो टेक्सटाइल पार्क बनाना है सरकार को। बीकानेर में सिरेमिक पार्क है, वहाँ उसको डेवलप कर रही है। बांदीकुई दौसा के पास इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब बना रही है। कंकाणी जो जोधपुर का क्षेत्र है और रोहट पाली यहाँ पर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाएगी। बांसवाड़ा में बायोमास पैलेट्स और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनेगा। किशनगढ़ अजमेर में टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क और जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट पार्क जो है वो सरकार को बनाना है। तो इसको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्क सरकार घोषणा करी है। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क जो पहले से अपन जानते हैं, सिरेमिक पार्क के बारे में आपको पता है बीकानेर के ही खारा वाले क्षेत्र में है। बांदीकुई दौसा के पास इंडस्ट्रियल पार्क एक नया पॉइंट अपने को याद रखना है। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क जो है वो पाली रोहट में और कंकाणी में कंकाणी जोधपुर में पड़ता है। बांसवाड़ा में जो है वो बायोमास, मतलब इनमें से कहीं पे कंकाणी या रोहट में एक जगह जो है वो स्पेशली सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनेगा। बायोमास पैलेट और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क जो है वो अपने बांसवाड़ा में हो जाएगा। किशनगढ़ अजमेर में टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क हो जाएगा, जो अभी भी उद्योग चल ही रहा है इसका, और जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट पार्क है। इसके अलावा सरकार जो है वो कुछ जगहों पर राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र डेवलप कर रही है, जिसमें धर्मपुरा बाड़मेर, मालकी टूस उदयपुर, वरकाना पाली, नैनवा बूंदी, इन क्षेत्रों में राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए जाएंगे, है ना। इसके साथ ही थोलाई जो जमवा रामगढ़ वाला क्षेत्र है जयपुर में, यहाँ पर इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की तर्ज पर 2 और वेस्ट रिसाइकल पार्क की स्थापना की जाएगी। मतलब तो ये ज़रूरी नहीं है कि थोलाई में, कहीं और दूसरी जगह पर वेस्ट रिसाइकल पार्क जो है वो सरकार बना सकती है। सौंकरी कठूमर अलवर में स्पेशली, करेड़ा मांडल जो भीलवाड़ा में पड़ता है, पीपलू जहाजपुर जो शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट का था, और जूरहार कामा डीग, इनमें भी औद्योगिक पार्क डेवलप करेगी। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जोधपुर कंकाणी रोहट पाली मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करेगी, है ना। तो ये पाली जोधपुर को तो आपको पता ही है कि ये अभी सरकार ने इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी घोषणा की, तो इस पूरे क्षेत्र को ही डेवलप करना है। तो ये मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप होगा। इसके साथ ही वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर श्री माधोपुर, किशनगढ़, है ना, सराधना, हरावल, चंदावल, मारवाड़ जंक्शन और ये सारे क्षेत्र हैं, यहाँ पर सड़कों को और इनको जोड़ने का नवीन रेलवे स्टेशन वगैरह और ये डेवलप हो रहे हैं। रीको जो है वो लगातार आधारभूत संरचनाएं डेवलप कर रहा है। डायमेंशनल और सजावटी पत्थरों के मामले में सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है और अलग अलग क्षेत्रों में इसको लेके सीडोस जो है वो स्टोना मार्ट का आयोजन करता ही है, फिक्की के साथ में मिलके, जो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके सरकार के प्रयास हैं। इसके बाद आता है पर्यटन, कला और सांस्कृतिक विकास को लेके, है ना। टोटल 10 जो सरकार के टारगेट्स हैं उस पर अपन बात कर रहे हैं। तो अगर हम जीएसडीपी के बात करें तो पर्यटन क्षेत्र की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो हिस्सेदारी है वो 5.6% की है और लगभग 20 लाख परिवार जो है वो पर्यटन क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है। मतलब सरकार अभी नवीन पर्यटन नीति 2024 जो है वो लेकर आ रही है, रिप्स के लाभ भी इसको दे रही है। मतलब तो ये भी अपने को याद रखना है कि रिप्स में भी पर्यटन क्षेत्र जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण एक, और पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे ही रखा है, तो ऑब्वियसली रिप्स के लाभ मिलने ही है। मतलब अब इसके अगर अपन बात करें तो एक तो राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करेगी सरकार, और इसके साथ ही राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग फंड बनाएगी। इस फंड के माध्यम से जो है वो जैसे हेरिटेज टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, इको एडवेंचर टूरिज्म, इन क्षेत्रों के मामले इन सब के विकास में ब्रांडिंग और सुविधाएं डेवलप करने का काम करेगी। तो RTICF जो है वो राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड, मतलब ठीक है। अगला है
राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन और डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो सरकार बनाएगी, जो हमारी जो हेरिटेज है उनको संरक्षित करने का काम करेगी। जयपुर आपको पता ही है कि यूनेस्को विश्व धरोहर में 2019 में शामिल हो गया था, तो इसको जयपुर को वर्ल्ड सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनाएगी इसको लेके, और लगातार इसके विकास के लिए सरकार कार्य कर ही रही है। बेर भरतपुर में सफ़ेद महल है, प्रताप फुलवारी और प्रताप महल, इन सब में जो है ये एक्चुअली कुछ और भी लेज़र मतलब छोटी छोटी नॉन टूरिज़म साइट्स हैं जिनको डेवलप करेगी ताकि यहाँ पर टूरिज़म बढ़ सके। रामगढ़ क्रेटर जो है 12 में, इसके विकास के लिए सरकार ने प्लान किए हैं, जिसके बारे में अलग चैप्टर है तो अपन डिस्कस करेंगे। सांबर झील क्षेत्र जो है जयपुर में, उस पर अलग सरकार प्रयास कर रही है, और जामरकोटला और जावर उदयपुर में भी अलग अलग टूरिज़म को प्रमोट करने के प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। फॉसिल्स पार्क और ओपन रॉक्स म्यूज़ियम खांबा नाम की जगह है, खांबा फोर्ट परिसर जैसलमेर में, वहाँ पर डेवलप किया जाएगा। राजस्थान मंडपम जयपुर में भी स्पेशली इसको सांगानेर में डेवलप किया जा रहा है, तो आप लिख लेना कि जयपुर में सांगानेर में जो है वो ये डेवलप राजस्थान मंडपम बनाया जा रहा है। और साथ ही माइस सेंटर्स जो है वो हमारे राजस्थान में बनाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। पिछली बार RS मेंस में ये क्वेश्चन भी आया था कि माइस क्या है, तो अपने को क्योंकि उस बार बजट में ये अनाउंसमेंट हुआ था तो इस वजह से पूछ सकते हैं कि मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन को माइस कहा जाता है। और ये अपने राजस्थान के जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, एक तो जयपुर में, एक आपके उदयपुर में, एक जोधपुर में और एक अजमेर में, है ना, ये माइस सेंटर डेवलप किए जाएंगे। अब आप इसमें ये मान लो कि जोधपुर को हटा दीजिए, अगर हम यहाँ कोटा लगा दें तो ये सारी स्मार्ट सिटीज़ हैं, है ना, तो उस तरीके से अपने को ध्यान रखना है भाई, जोधपुर एक कोटा नहीं, जोधपुर में माइस सेंटर सरकार बनाएगी, मतलब ठीक है। इसके अलावा सरकार इको टूरिज्म साइट्स पर को डेवलप करेगी, जैसे सांबर झील हो गया, खींचन अपने फलोदी में पड़ता है, और ये भारत का फर्स्ट जो है वो डोमिसाइल क्रेन कंजर्वेशन सेंटर भी है। मतलब गोडाउन मतलब इस पर डोमिसाइल क्रेन मतलब अपने जो खींचन में आते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको, कुर्जा, है ना, तो कुर्जा का कंजर्वेशन सेंटर भी जो है वो हमारे बनाया गया है, मतलब रिजर्व सेंटर है। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है वो जो अपने 12 में पड़ता है, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व और बस्सी अभ्यारण्य, यहाँ पर इको टूरिज्म साइट को डेवलप किया जाएगा, मतलब इनको इको टूरिज्म साइट्स के रूप में डेवलप करेंगे। इसके अलावा कई जगहों पर सरकार विकास कार्य करा रही है, जैसे वीर हनुमान सामोद में, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, दधिमती माता गोट मांगलो, दत्तात्रेय मंदिर कुमेर, इनमें नीलकंठ महादेव दौसा में रोपवे निर्माण हो रहा है। अब रोपवे का तो ये है कि देखो अपने राजस्थान में, है ना, पर्वतमाला योजना के तहत 16 स्थानों पर जो है 12 जिलों में रोपवे बनाए जाएंगे, मतलब, है ना, जो कि अपन ने इकोनॉमिक रिव्यू में पहले भी डिस्कस कर लिया, तो इसको ध्यान रखना है। पर्वतमाला योजना भारत सरकार की योजना है रोपवे निर्माण से संबंधित, उन्हीं के तहत स्पेशली जो अलग अलग जगहों पर रोपवे बनाए जा रहे हैं, है ना, और पनोरमा वगैरह और ये खूब बना रहे हैं। इसमें एक महावीर जी का पनोरमा करौली में, विद्यासागर जी का पनोरमा अजमेर में, और कर्माबाई का पनोरमा जो है वो कालवा में बनाना है, मतलब सरकार को। रोपवे में अगर आप देखोगे तो देखो ये सारे पनोरमा जो है वो अलग अलग 12 पनोरमा सरकार ने घोषणा की थी, डीडवाना का, कुचामन का, कालवा, जसनाथ जी पनोरमा कतरिया सर में हो गया, बीकानेर में खेमा बाबा का पनोरमा हो गया बालोतरा वाले क्षेत्र में, भामासा का पनोरमा चित्तौड़ में हो गया, श्री राव चंद्रसेन पनोरमा जोधपुर हो गया, गोविंद स्वामी पनोरमा अटारी में हो गया, श्री गोकुला जाट का पनोरमा हो गया अपने यहाँ पर भरतपुर में ही, राजा खेमकरण पनोरमा हो गया भरतपुर में, या अटारी भी भरतपुर में ही है ना, आदिवासी पनोरमा हो गया दौसा में, जैसलमेर पनोरमा हो गया जैसलमेर में। तो ये कुछ जगह हैं जिनको अपने को नाम याद रखना है, मतलब इनका ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकते हैं, डायरेक्टली पूछे भी जा सकते हैं। तो जैसे डीडवाना कुचामन में निम्न में से कौन सा, तो कर्माबाई का पनोरमा, महावीर जी का पनोरमा करौली में, श्री विद्यासागर जी का पनोरमा अजमेर में, जैन मुनि हैं विद्यासागर जी, खेमा बाबा का पनोरमा बायतू बालोतरा, श्री भामाशाह पनोरमा चित्तौड़गढ़। तो आप इसको ऐसे मैप बना के भी याद कर सकते हो, है ना, अलग अलग जगहों के हिसाब से आप इसको देख लेना और लोकेशन के हिसाब से बना के कि कौन सा पनोरमा जो है वो किधर की तरफ बनाया जा रहा है। इसके अलावा जैसे रोपवे जो जोगी महल सवाई माधोपुर में, आमेर जयगढ़ नाहरगढ़ के किले का रोपवे बनाया जाएगा उसी पर्वतमाला योजना के तहत, और ये रोपवे जो है वो राजस्थान का 6.5 किलोमीटर लंबा रोपवे होगा, सबसे लंबा रोपवे यही बनेगा, मतलब
बीजासन माता का चौथ का बरवाड़ा में, समय माता बांसवाड़ा में, छतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ में, इनके लिए सरकार डीपीआर बना के है ना और ये बनाने का प्लान है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्रमशः डूंगर बरंडा और बांस या चारपोटा इन क्षेत्रों में जनजातीय नायक हैं उनके स्मारक बनाए जाएंगे। डूंगरपुर में तो डूंगर बरंडा नाम की जगह पर, और डूंगर बरंडा नाम क्या है, जगह नहीं है एक्जैक्टली, ये वहाँ के जनजातीय नायक हैं, तो इनके डूंगर बरंडा और बांस या चारपोटा इनके इन नायकों के जो है वो स्मारक बनाए जाने हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय बनेगा। डूंगरपुर में शिल्पग्राम का भी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। कोटा में शंभूपुरा नाम की जगह है, आप लिख लेना शंभूपुरा, इसके लिए एमओयू भी हो गया है। शंभूपुरा कोटा में जो है वो नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। किशनगढ़ अजमेर में और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में यहाँ फ़्लाइट ट्रेनिंग जो है वो शुरू की जाएगी, और स्पेशली किशनगढ़ अजमेर में जो है वो अवन्या फ़्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो उसका सरकार ने उद्घाटन कर दिया है। अवन्या है ना फ़्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका सरकार ने उद्घाटन कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको अवन्या एविएशन अकेडमी भी बोल रहे हैं। 4 अगस्त को ये शुरू हो गई थी। ठीक है ना, ये हो गया एक अपने ना। फिर महापुरुषों की जीवनी सरकार प्रकाशित करेगी, जिसमें पहले चरण में जो है वो विवेकानंद जी और सरदार पटेल जो हैं उनके मोनोग्राफ्स को प्रकाशित किया जाएगा। और हर वर्ष विजयदान देथा साहित्य उत्सव, जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है वैसे ही राजस्थानी साहित्य उत्सव के रूप में विजयदान देथा साहित्य उत्सव जो है वो राजस्थान सरकार मनाने का प्लान कर रही है। उसके बाद में आता है वन और पर्यावरण के क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है। तो देखो, सरकार ने काफ़ी सारे बजट पहले घोषित कर चुके हैं। जैसे हमारे एग्रीकल्चर बजट आया था और वो अलग से अनाउंसमेंट किया जाता है। 2022-23 का एग्रीकल्चर बजट था हमारा जो पहली बार आया, फिर 23-24 में आया और अब 24-25 में आ गया। तो ऐसे करके 3 एग्रीकल्चर बजट हम लागू कर चुके हैं। जेंडर बजट भी हमने जो है वो लगभग 2012-13 के आसपास जेंडर बजट लागू किया था पहली बार। ऐसे ही चाइल्ड बजट भी सरकार 2020-21 के आसपास जो है वो चाइल्ड बजट लेकर आई थी। अब ग्रीन बजट का प्लान है, आगामी हो सकता है कि 25-26 में सरकार जो है वो ग्रीन बजट लेकर आएगी। यानी कि जो ये बजट आएगा अब इस साल, तो 25-26 का बजट आएगा, उस 25-26 में ग्रीन बजट जो है वो अलग से अनाउंस किया जाए, क्योंकि हमारा टारगेट है वन और पर्यावरण के क्षेत्र में अलग कार्य करने का, देश के जो टारगेट्स हैं उन पे अपना एक योगदान देने का। तो 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। और इस बार जो है वो पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है वो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। इसी के साथ राजस्थान सरकार ने एक मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम लॉन्च किया, मिशन हरियालो राजस्थान, ये अपन ने शुरू किया। इसके माध्यम से जो है वो हम लगातार काम कर रहे हैं, और इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ पौध तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरियां तैयार की जाएगी। लगभग हर जिले में जो है वो मातृवन स्थापित किए जाएंगे, एक मातृवन बनेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पीसीज़ पे काम किया जाएगा, जो पंचगौरव में अभी अपन बात कर ही रहे थे। ठीक है, इसके अलावा 2000 स्थानीय व्यक्तियों को इन पौधों के पालन के लिए लगाया जाएगा, जो वन मित्र के रूप में काम करेंगे। अर्बन लंग्स डेवलप किए जाएंगे। अर्बन लंग्स मतलब शहरों में भी पौधारोपण और पार्क वगैरह और अच्छे बनाएंगे। तो जैसे जयपुर है, बीकानेर है, भीलवाड़ा है, भरतपुर है, सीकर है और उदयपुर है, इन क्षेत्रों में स्पेशली जो है वो अर्बन लंग्स, ग्रीन लंग्स डेवलप किए जाएंगे, मतलब है ना। तो जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया और भरतपुर 3 तो ये संभाग, और बीकानेर 4 तो ये संभाग हो गए, भीलवाड़ा और सीकर जो है वो 2 ही अलग हो गए इस तरीके से। इसके साथ ही वन क्षेत्र के जो लाभ हैं वो स्थानीय निवासियों को भी मिले, इसको लेकर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी, और ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी वन धन कार्यक्रम को जो है वो और अच्छे से संचालित करने का कार्य करेगी। इसके साथ ही जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों सहित समस्त स्टेक होल्डर्स जो होंगे उनकी प्रबंधकीय योग्यता बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, मतलब क्योंकि इसमें देखो वहाँ स्थानीय लोग भी रहेंगे, साथ ही इसमें वन विभाग के कार्मिक भी रहेंगे, तो उनमें योग्यता हो, उनमें एक तरीके से ज्ञान हो, जागरूकता और चीज़ के प्रति। इसलिए झालाना जयपुर में जो है वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया जाएगा। इसको लेके ही सरकार जो है वन संरक्षण के क्षेत्र में भी काम कर रही है, और फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म जो है वो स्थापित करने का कार्य करेगी। अभी कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन के मामले में भीलवाड़ा डेयरी जो है वो अच्छा काम कर रही है। भीलवाड़ा डेयरी जो है ना, ये अच्छा काम कर रही है, और इसको अभी पुरस्कार भी दिया गया है, मतलब ठीक है।
तो ये पॉइंट भी अपने को याद रखना है। इसके अलावा 5 बाग परियोजनाएं अपने राजस्थान में है ना। इसमें एंटी पोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। घना पक्षी विहार जो भरतपुर में है, वहाँ जूलॉजिकल पार्क है ना, जूलॉजिकल पार्क और एक्वेरियम यहाँ स्थापित किया जाना है, उसकी DPR बनाई जाएगी। तो ये याद रखना है कि जूलॉजिकल पार्क घना पक्षी विहार के पास में बनाना है सरकार को। इसके अलावा नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो है, वहाँ पर वॉक इन आइवरी, ये एक मतलब पक्षियों के बारे में, इनके बारे में लोगों को जानकारी मिले, तो ऐसी वॉक इन आइवरी जो है वो सरकार बनाएगी। आइवरी मतलब होता है पक्षीशाला, तो एक ऐसी पक्षीशाला जहाँ लोग घूमते फिरते जो है वो पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके अलावा गोडावण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में गजई माता, चौहानी, सुदासरी और रामदेवरा में नए एनक्लोजर्स बनाए जाएंगे, क्योंकि गोडावण संरक्षण को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और प्रेडेटर प्रूफ फेंसिंग भी की जाएगी, मतलब जाल वाल और ऐसे तारबंदी ये की जाएगी। मतलब अलवर में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। गांधी सागर अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में अभ्यारण्य जो है, और साथ ही चंबल अभ्यारण्य को कूनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चीतों के विचरण के लिए कॉरिडोर और सफारी बनाने का MOU सरकार करेगी। मतलब तो एक तरीके से हमारे यहाँ गांधी सागर अभ्यारण्य से वहाँ भैंसरोडगढ़, गांधी सागर तो अपने है नहीं, तो गांधी सागर तो MP में हो गया है ना, ये वाला तो MP में चला गया, और ये अपने भैंसरोडगढ़ और ये अपने चंबल अभ्यारण्य वगैरह, और ये तो ये कूनों से जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि एक पूरा कॉरिडोर बन जाएगा यहाँ से होते हुए, चंबल और भैंसरोडगढ़ से होते हुए। इससे राजस्थान में एक तरीके से चीता सफारी को लेके भी आगे कुछ प्रयास किए जाएंगे, मतलब है ना। इसके साथ ही जो वो प्लास्टिक्स हैं, पर्यावरण वन्य जीवों को नुकसान की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो होंगे, और जो कंजर्वेशन रिजर्व है या अलग अलग जगह, वहाँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार एक ऐसी व्यवस्था लाएगी, कुछ नोटिफिकेशन जारी करेगी। साथ ही वहाँ पर जो है वो बोतल फ्लैकिंग और रिजर्व वेंडिंग मशीन्स भी स्थापित करेगी, मतलब सार्वजनिक स्थलों पर, पर्यटन स्थलों पर इन पे। कुछ जगहों को इको सेंसिटिव जोन के रूप में डेवलप करेंगे, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण के मामले में सरकार जो है वो कुछ अनाउंसमेंट किए, जैसे कि क्लीन कुकिंग को प्रोत्साहित करने और कुकिंग फ्यूल के दबाव को कम करने के उद्देश्य से 50% अनुदान पर 10,000 तो सोलर और इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम जो है वो वितरित करेगी। तो एक कार्यक्रम तो सरकार इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम और सोलर सिस्टम मतलब वितरण करने का कार्यक्रम शुरू करेगी। अपने जयपुर में जो है वो शहर की वायु गुणवत्ता को उसके जांचने के लिए, उसका पर्यवेक्षण करने के लिए जयपुर में जो है वो अभी एयर क्वालिटी अलार्मिंग स्थिति में ऐसा कुछ मैकेनिज़्म जो है वो, मतलब एक व्यवस्था जो वो लॉन्च करी थी सरकार, है ना। अब अलवर और भिवाड़ी में भी जो है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो शुरू करने वाली है ना। तो जयपुर में तो कर चुकी है, अभी पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है वो स्पेशली शुरू किया था, पर अलवर और भिवाड़ी में जो है वो ये बजट में अनाउंसमेंट किया है कि यहाँ भी हम करेंगे। जैसे कोटा में रिवर फ्रंट को डेवलप किया है, सौंदर्यकरण किया है, ऐसे ही ब्राह्मणी नदी बेंगू जो चित्तौड़गढ़ में है, वहाँ पर रिवर फ्रंट का सौंदर्यकरण करना है। मतलब काले हिरणों का जो संरक्षण करने के लिए सरकार जो है वो स्पेशली अनाउंसमेंट करी है कि आसोप क्षेत्र को हम जो है वो कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में डेवलप करेंगे, और कर भी दिया है, घोषणा भी कर दी, इसका नोटिफिकेशन भी आ गया। और राजस्थान का 37वां कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो आसोप क्षेत्र को बनाया गया है, जो भीलवाड़ा यानी कि शाहपुरा जिले में पड़ता था, अब भीलवाड़ा में हो गया वो ना। 27 अगस्त 2024 को जो है वो इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। जयपुर और जोधपुर की अगर अपन बात करें तो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जाएंगे जयपुर जोधपुर में, है ना। इसके अलावा ग्रीन को रेटिंग मैकेनिज्म भी लेकर आएंगे, जिसके अंतर्गत हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, होटल्स, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट वगैरह और ये है, इनको सबको सम्मिलित करेंगे, और उसके माध्यम से ग्रीन को रेटिंग में स्कीम को जो है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो है वो पर्यावरण से रिलेटेड सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। अब उसके बाद में आती है युवा विकास और कल्याण के लेवल पर सरकार ने क्या क्या अनाउंसमेंट किए हैं। तो युवा नीति 2024 सरकार लेकर आएगी, जो लेकर आई है, और इसमें सरकार जो है वो 5 वर्षों में समस्त युवा वर्ग के उत्तरोत्तर विकास का काम करने वाली है। सरकार क्या काम करेगी, सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 10 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने का, वो सरकारी और निजी क्षेत्र में। और अब आप देख रहे होंगे कि लगभग इस 2025 के हर सैटरडे संडे के लगभग जो है वो एक एग्ज़ाम निश्चित हो चुका है। युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काउंसलिंग की जाएगी, उसमें अप्रेंटिस इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाए जाएंगे, और विदेशों में भी
उनको एक्सपोजर्स दिए जाएंगे, जैसे कि विवेकानंद जो अपने एक एक्सीलेंस प्रोग्राम चला है ना, जो स्पेशली 300 लोगों को तो विदेश में और 200 लोगों को देश के टॉप इंस्टीट्यूशंस में जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए भेजा जाएगा मतलब है ना। तो उसका नाम कुछ ऐसा ही, एग्जैक्टली मैं अभी स्पीड में दिमाग पे जोर नहीं डाल रहा ना। दूसरी चीज़ ये है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है उसकी तर्ज पर यूथ डे 12 जनवरी को जो है वो राज्य युवा महोत्सव का आयोजन करने का सरकार ने घोषणा की थी और इस बार कर भी दिया है मतलब। तो 8 से लेके और 12 जनवरी तक जो है वो राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है, ध्यान रखना है इसको। इसमें कई सारे प्रोग्राम्स किए गए हैं, स्पेशली SMS जयपुर में, SMS स्टेडियम जयपुर में जो है वो ये कार्यक्रम हुआ था और इसमें 50,000 का तो राज्य स्तर का पुरस्कार रखा गया है और इसके अलावा सेकंड पुरस्कार 25,000 और 10,000 के ऐसे पुरस्कार रखे गए थे। इसमें कल्चरल फेस्टिवल टाइप की वैसे कल्चरल प्रोग्राम वगैरह वैसे हुए थे। तो राज्य युवा महोत्सव जो है वो आयोजित हुआ है। इसी दौरान जो है वो यूथ आइकन पुरस्कार दिए गए हैं। तो यूथ आइकन पुरस्कार वही है ना, कि इसमें स्पेशली 50,000 का जो है वो टॉप पुरस्कार था, है ना। सॉरी, इसमें यूथ आइकन तो 1 लाख का था ना, यूथ आइकन तो 1 लाख का था। इस महोत्सव में 50,000 का टॉप पुरस्कार था। यूथ आइकन पुरस्कार अलग से दिया गया जो 1 लाख का पुरस्कार है ना। तो ये राष्ट्रीय युवा आइकन पुरस्कार जो उसी की तर्ज पर राजस्थान युवा आइकन पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके अलावा CET के मामले में सरकार ने बड़ा अनाउंसमेंट 2 बार कर चुकी है। पहले बजट में तो ये अनाउंसमेंट हुआ था कि जो जितनी भी श्रेणियां हैं उसमें न्यूनतम 40 अंक और ST SC के लिए 35 अंक जो है 35% अंक जो है वो लाने हैं मतलब। एक तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए तो ये व्यवस्था की और साथ ही इसका जो सर्टिफिकेट आएगा वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। सरकार ने इसके स्कोर कार्ड को 3 साल वैलिड भी कर दिया मतलब। तो एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट सरकार ने ये अभी रिसेंटली किया है। एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम सरकार 2.0 पोर्टल लॉन्च करेगी, जिसमें युवाओं का, बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण करना, रोजगार मेलों का आयोजन, है ना, मुख्यमंत्री युवा सम्मेलन योजना, इनके लिए सब एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम EEMS 2.0। IT और स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली सरकार एक स्टेट स्किल पॉलिसी लेकर आएगी, जिसमें कई सारे प्रोग्राम्स को उस स्टेट स्किल पॉलिसी के माध्यम से लागू किया जाएगा। अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम सरकार लॉन्च करेगी। इसमें सरकार ने कहा है कि भाई हम जो है वो एक तो युवाओं को देश विदेश के उत्कृष्ट CEOs हैं उनसे मेंटरशिप उपलब्ध कराएंगे, जैसे कि मान लो सत्य नडेला है, सुंदर पिचाई है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs हैं, इनसे प्रॉपर मेंटरशिप मिले। इसको लेके हम आउटरीच एक्सपोजर जो है वो डेवलप करेंगे, उसको अवसर देंगे लोगों को, है ना, ताकि वो वहाँ तक जाए और उनसे मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए उनसे लाभ लें मतलब। एक तो ये। दूसरा, जो भी स्टार्टअप्स चयन किए जाएंगे वो अटल एंटरशिप प्रोग्राम में आई स्टार्ट फंड के तहत 10 करोड़ रुपए तक की हम फंडिंग देंगे स्टार्टअप्स को। एक तरीके से ये मान लो ये सीड फंडिंग टाइप की फंडिंग होगी। इसके अलावा जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपए का एक फंड बनाना है स्टार्टअप्स को इक्विटी फंडिंग देने के लिए। इसके अलावा एक कॉप्स फंड भी बनेगा जो 25 करोड़ रुपए की राशि का बनाया जाएगा, जो एक तरीके से ऐसे मान लो कि स्टार्टअप्स को वर्क ऑर्डर जारी करने में इनमें थोड़ा इजी रहेगा सरकार के लिए, तुरंत उनको कि भाई ये काम करो तुम, वैसे टाइप का, है ना। दूसरा हो जाएगा अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेटर्स बनाने हैं अलग अलग जगहों पर, स्पेशली ये डेवलप करेंगे जो जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में स्थापित किए जा रहे हैं मतलब, है ना। तो जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर 4 जगहों पर ये अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेटर्स, है ना, ये रोजगार के अवसरों को सृजित करने के उद्देश्य से सरकार ये डेवलप कर रही है। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर मिशन ये भी सरकार प्रारंभ करेगी, है ना। तो ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अभी रिसेंटली सरकार ने मतलब लगभग शायद 17-18 के आसपास की बात होगी, सरकार ने एक एग्री स्टेक योजना के बारे में भी सरकार ने जो है वो अनाउंसमेंट किया है। तो आप लिख लेना इसको, एग्री स्टेक योजना। इसमें क्या करेगी कि किसानों का एक डेटाबेस रहेगा जो योजनाओं के सही इम्प्लीमेंटेशन में काम करेगा। एक तरीके से वो डेटाबेस किसानों की जानकारी रहेगी, एक फार्मर आईडी रहेगी, प्रत्येक किसान को एक आईडी प्रदान की जाएगी, फार्मर आईडी। और इसको लेकर सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि मिशन मोड पर काम किया जाए मतलब, है ना। तो और जगह जगह फार्मर रजिस्ट्री कैंप जो है वो आयोजित किए जाएंगे इसको लेके, ठीक है। तो एक तरीके से रिकॉर्ड रखने के लिए एग्री स्टेक योजना सरकार बनाने वाली है, जो भविष्य में एग्रीकल्चर में डिजिटल क्रांति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा।
फिर सरकार ने अभी रिसेंटली एक APGCXR पॉलिसी, यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्टिंग, गेमिंग, कॉमिक एक्सटेंडेड रियलिटी, ये पॉलिसी सरकार अभी लेकर आ गई है। 2024 की हमारी ये पॉलिसी हो चुकी है। इसमें 5 वर्षों में 50,000 से अधिक जो है वो रोजगार सृजित करने का सरकार का उद्देश्य है। अगला है लर्न, अर्न और प्रोग्रेस, यानी कि लीप प्रोग्राम, LE और P प्रोग्राम जो है वो सरकार लॉन्च कर चुकी है, जिसमें स्टार्टअप फाउंडर्स जो हैं और युवाओं के अप स्किलिंग करने के साथ साथ स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए iStart के अंतर्गत ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। ठीक है। और सरकार ने कहा है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम बनाएंगे, जो भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के जो कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस का उन्नयन करेंगे और उन्हें RTI में शामिल करेंगे। मतलब है ना, जैसे ITI होता है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT है ना, IIT जो होता है, इसी तरीके से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो सरकार डेवलप करेगी। IIT है ना, तो ये RTI हो गया क्या, RIT है ना, ये कर लेना इसको ना, RIT। ठीक है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सरकार भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेजों को प्रथम चरण में डेवलप करेगी। तो यहाँ ध्यान रखना, भरतपुर सब जगह लगभग आ रहा है, तो भरतपुर, बीकानेर और अजमेर। ठीक है। इसके साथ खेल के लिए सरकार जो है वो भी अपन कुछ 33वां जो अपना राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे उसके बारे में और 17वें पैरा ओलंपिक का भी डिस्कस करेंगे। वहाँ पर भी कुछ बातें लगभग इसी जैसी रहेगी, लेकिन वो रिवाइज हो जाएगी एक तरीके से। बस वो ये ध्यान रखना बजट में सरकार क्या अनाउंसमेंट करी है ना। तो सरकार कह रही है कि एक तो खेल नीति 2024 हम लेकर आएंगे। खेल नीति में जो है वो खेल आधुनिकीकरण मिशन होगा, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये भी हम स्थापित करने वाले हैं। इसके अलावा प्रत्येक संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाएंगे। ठीक है, तो एक तो हमारे ये बात हो गई कि सरकार जो है वो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रही है। इसमें जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिग्री, डिप्लोमा कार्यक्रम वगैरह और ये संचालित किए जाएंगे। दूसरा हमने देखा पंचगौरव में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना सरकार जो है वो लागू करेगी। सरकार ने अनाउंसमेंट कर ही दिया है और लगभग प्रत्येक जिले में खेल अकादमियों की स्थापना सरकार का करने का टारगेट है। एक सरकार मिशन ओलंपिक कार्यक्रम जो है वो शुरू करेगी और केंद्र सरकार का जैसे टारगेट ओलंपिक कार्यक्रम हो रखा है, टॉप्स प्रोग्राम सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसके अनुरूप ही मिशन ओलंपिक कार्यक्रम में लगभग जो है वो व्यवस्थाएं और सुविधाएं खिलाड़ियों को प्रोवाइड करवाने का टारगेट है। इसके अलावा स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लेकर आएगी, जिसमें स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के लिए जो है वो सिक्योरिटी कवरेज होंगे। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणीवार 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा प्रोवाइड करवाया जाना है। ये सब 2024 के, और ये मेंस के हिसाब से भी बहुत काम की चीज़ रहेगी, मतलब है ना। मेंस में पूछा जा सकता है क्योंकि स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहेगी। इसके अलावा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में जो है वो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर ये डेवलप किया जाना है। तो ये इसी की लाइन के साथ में ही है। स्टेट ऑफ आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर जो है वो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में बनाया जाएगा। इसी के अलावा जयपुर में ही एक फिजिकल रिहेबिलिटेशन के लिए जो है वो एक अलग से सेंटर और डेवलप करेगी। साथ ही ग्राम पंचायत के स्तर पर सरकार चरणबद्ध रूप से जो वो ओपन जिम और खेल मैदान बनाने का भी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। ये भी इसके साथ ही जुड़ी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद में आप देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर अपने राजस्थान में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का, है ना। तो ये आयोजन होंगे अपने अलग अलग लेवल पर। इसके अलावा स्टेडियम्स बनाने का सरकार ने घोषणा की है बाली पाली में, खिवसर नागौर में, लोहावट बापनी देचू फलोदी इन क्षेत्रों में। शाहबाद बारा में शहरी जनजाति वर्ग के लिए तीरंदाजी और एथलेटिक्स अकादमी की स्थापना की जाएगी। अजमेर मुख्यालय पर एथलेटिक्स खेल अकादमी खोली जाएगी और कपासन चित्तौड़ में इंडोर स्टेडियम जो है वो बनाया जाएगा, है ना। ये सरकार ने कुछ अकेडमीज़ की स्थापना भी प्लान की है। उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार एक नया अनाउंसमेंट करने वाली है, अभी रिसेंट आने वाला है नोटिफिकेशन। कुलपतियों को जो है वो कुल गुरु की पदवी दी जाएगी। जो अपने यूनिवर्सिटीज़ में कुलपति होते हैं ना, तो कुल गुरु की पदवी मिलेगी इनको। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार जो वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रही है। ये बनाएगा महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जो जयपुर में है, वहाँ पर स्पेशली ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा संस्कृत का। इसके अलावा रेवासा सीकर में जो है वो एक आदर्श वेद विद्यालय संचालित है। उसी की तर्ज पर संभाग स्तर पर आदर्श वेद विद्यालय बनाए जाएंगे।
इसके अलावा विज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे, जैसे अलवर और भरतपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना करना है सरकार को। भरतपुर में जो है वो डिजिटल प्लेनेटोरियम बनाना है। जयपुर में स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र खोला जाएगा। ये अपना एक्चुअली इसका सेंटर जो है वो जोधपुर में है ना। तो स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर तो जोधपुर में, पर इसका एक उपकेंद्र जो है वो जयपुर में बनेगा, है ना। तो इसको भी याद रखना अपने को। एनसीसी कैडेट्स की संख्या में लगभग 11,000 की वृद्धि करेगी और नागौर, जैसलमेर और बांसवाड़ा में एनसीसी के कार्यालय स्थापित करना है सरकार को। तो याद रखना है, अलवर भरतपुर में विज्ञान केंद्र, भरतपुर में जो है वो डिजिटल प्लेनेटोरियम, जयपुर में जो है वो स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र सब सेंटर, नागौर, जैसलमेर, बांसवाड़ा में एनसीसी के कार्यालय। इसके अलावा हिंदुस्तान स्काउट्स के लिए भी सरकार नियम बनाएगी और 4 करोड़ रुपए का तक का अनुदान देने का प्लान है। ये तो खैर अपने प्रीलिम्स का पॉइंट नहीं है। इसके साथ ही एक राजस्थान फिनिशिंग स्कूल सेंटर्स की स्थापना करना है सरकार को। ये एक्चुअली क्या होंगे कि महाविद्यालय और कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के माध्यम से कॉरपोरेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम संचालित करने हैं। तो उनके जरिए स्पेशली कॉरपोरेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होंगे, उनके लिए सभी संभागों में राजस्थान फिनिशिंग स्कूल्स बनाने हैं। और एक फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल स्कीम जो है वो सरकार लेकर आएगी जिला स्तर पर। इसमें क्या होगा, जैसे फ्रेंच हो गया, जर्मन, स्पेनिश, जापानीज, इटालियन, रशियन, ये भाषाएं जो है इनके सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो शुरू किए जाएंगे, ठीक है ना। फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल स्कीम। उसके बाद में आता है चिकित्सा और स्वास्थ्य। चिकित्सा और स्वास्थ्य के मामले में सरकार ने जो है वो एक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसको अपन माँ योजना बोल सकते हैं, ये पहले से अपने यहाँ चल रही है। जनरली जो है वो इस स्कीम के जरिए वही, मतलब जो चिरंजीवी योजना थी वही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है। तो ये आयुष्मान योजना की तर्ज पर इसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रोगी जो हैं उनको स्पेशली कैंसर की सुविधा तो देंगे ही चिकित्सा की, उसके साथ डे केयर पैकेज भी इसमें जोड़े गए हैं, मतलब है ना। ये अभी रिसेंट सरकार ने कर दिया मतलब। इसके अलावा शिशु और छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पेडियाट्रिक पैकेज भी सरकार ने जोड़ने हैं। छोटे और दूरस्थ स्थानों पर समुचित चिकित्सा उपलब्ध हो सके, इसलिए निजी चिकित्सा संस्थानों के वर्तमान एमपैनल्ड नॉर्म्स जो है उनको थोड़ा शीतलन किया जाएगा, यानी कि निजी चिकित्सा संस्थानों के लिए व्यवस्था प्रॉपर ऐसी की जाएगी कि वो दूरस्थ स्थानों पर भी जो है वो प्रॉपर जुड़ सके, लोग वहाँ पर पहुँच सके, उन स्थानों में पहुँच सके, वहाँ पर जाके सरकार की इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सके, मतलब ठीक है। और साथ ही जो दर है उनको भी रियलाइजेशन किया जाएगा, पैकेजेस की दरें वगैरह हो रहेगी जो, ताकि हॉस्पिटल्स को भी थोड़ा लाभ हो, मतलब उसके लेके। इसके अलावा सरकार ने माँ वाउचर योजना जो है वो लागू कर दी है। 17 सितंबर 2024 से जो है वो ये योजना लागू हो गई है। कोई भी महिलाएं प्रदेश के सोनोग्राफी सेंटर्स पर जाके उनको एक ई वाउचर मिलता है, तो वह प्रेगनेंसी के दौरान 2 बार जो है वो सोनोग्राफी करवा सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। लगभग ऐसे 1661 सोनोग्राफी सेंटर्स को चिन्हित किया गया है इस चीज़ के लिए। पहले एक्चुअली ये स्कीम 8 अगस्त को जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित हुई थी 12 भरतपुर और फलोदी में। 12 भरतपुर और फलोदी में जो है वो ये स्कीम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चली थी। लेकिन अभी 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना को जो है वो लागू कर दिया है पूरे प्रदेश में। 1661 सोनोग्राफी सेंटर्स पर 2 बार सोनोग्राफी जो है वो फ्री में ई वाउचर के जरिए करवा सकती है। आयुष्मान मॉडल CSCs बनाए जा रहे हैं, जो स्पेशली जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको मॉडल CSC के रूप में डेवलप किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लेकर आई है सरकार, और इसमें सरकार ने स्पेशली जो है वो सुपर स्पेशलिटी, टर्सरी केयर चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा संस्थानों को क्रमान्वयन करना, उनकी स्थापना करना, उनका भवन निर्माण, रिपेयर, मेंटेनेंस, इस लेवल पर काम कर रही है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर जो है वो सरकार काम कर रही है, मतलब ये शुरू कर दिया है इस मिशन को। इसके अलावा ये मिशन भी शुरू हो गया, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। इसमें जो है वो जैसे आभा कार्ड है, जो आयुष्मान भारत कार्ड बनता है, और उसमें रोगी की जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड होते हैं ऑनलाइन, और ऐसा हमें कोई फाइल जो होती है ना, जैसे राजकाज के जरिए ई फाइलिंग का काम हो रहा है मतलब आजकल सरकारी संस्थानों में, ठीक इसी तरीके से जैसे समझो कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारी एक ई फाइल बन जाएगी। उसी ई फाइल को जो वो हम किसी भी डॉक्टर के पास में जाएंगे तो हमें एक ID कार्ड, अपना एक संख्या रहेगी, उस संख्या को दिखाएंगे, वो उसी फाइल को देखेंगे, और उससे हमें क्या होगा
कि एक तो हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी, मतलब कि हमारी जो हिस्ट्री है वो डॉक्टर को पता लग जाएगी कि इसको साल उसमें जो है वो ये बीमारी रही थी और ऐसे इसको ये दवाइयाँ लिखी गई थी, उससे ठीक हुआ। तो ये प्रॉपर एक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रहेगा अपना डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत, है ना। चिकित्सालयों में जो लग रही कतारें हैं, प्रतीक्षा समय, वो भी कमी करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और जल्दी सुविधाएं जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध हो सके। मतलब आयुष्मान बाल संबलन योजना जो है वो सरकार ने लॉन्च की है और स्पेशली सरकार ने 15 दिसंबर 2024 को ये योजना लॉन्च कर दी है। तो आप याद रखना है 15 दिसंबर। ये जितनी भी नई योजना है ना, इनको एक साथ मैं बता दूंगा कि जैसे कौन सी 15 दिसंबर, कौन 17 सितंबर, ऐसे तो वो एक साथ आ जाएगी, है ना। मैं आपको लास्ट में जो हम सुजस कंप्लीट कर लेंगे उसमें लास्ट में क्विकली इन योजनाओं की डेट जो रिसेंट में लॉन्च हुई है, कौन कौन सी डेट को स्पेशली ये लॉन्च हुई है, वो अपने को ध्यान रखना है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबलन योजना 15 दिसंबर 2024 को लॉन्च की है, जिसमें आपने सुना होगा कि एक बच्चा था जिसको फॉरेन से इंजेक्शन आए थे, लगभग 7-8 करोड़ रुपए का वो इंजेक्शन आया था। तो सरकार ये चाहती है कि भाई देखो, कम से कम परिवार वालों को जो है वो उसका दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को सरकार की तरफ से प्रॉपर सहायता हो। तो 5,000 रुपये तो मासिक सहायता सरकार उनको प्रोवाइड करवाएगी। इसके अलावा सरकार ने जब नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें कहा कि 50 लाख रुपये का जो है 50 लाख की सहायता जो है वो सरकार अपनी तरफ से देगी। मतलब इसमें अगर ऐसी कोई दुर्लभ बीमारी है जिसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी तो वो उपचार सहायता होगी, ऐसे नहीं कि घर वालों को पेमेंट देंगे उनको। जैसे कि मान लो इसमें 2 ही हॉस्पिटल्स को अभी शुरू किया है, एक तो जेके लोन हो गया, है ना, और एक SMS हॉस्पिटल हो गया। तो यहाँ पर जेके लोन और SMS हॉस्पिटल में स्पेशली ये शुरू कर दिया है। प्रदेश में केवल अभी 2 में ही ये सुविधा मिल रही है कि कोई भी दुर्लभ बीमारियों के बच्चे आते हैं। दुर्लभ बीमारियों के लिए तो जेके लोन में एक्सीलेंस सेंटर भी बनाया गया है प्रॉपर। तो यहाँ पर 50 लाख रुपए उपचार तक सरकार वहन करेगी, मतलब, है ना। इसके साथ ही थैलेसेमिया जो बीमारी है उसके लिए हेमेटोलॉजिकल सेंटर की स्थापना की जाएगी सरकार के, मतलब जिसमें मतलब एक तरीके से मरीजों को जो है वो रक्त प्रॉपर प्रोवाइड करवाया जा सके, मतलब, है ना, थैलेसेमिया बीमारी के पीड़ित व्यक्तियों को। थैलेसेमिया एक्चुअली क्या है कि एक वंशानुगत बीमारी है जिसमें जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रॉपरली नहीं बन पाता और इसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड में जो वो नहीं हो पाती प्रॉपर। तो ये एक तरीके से एनीमिया ही है, मतलब, है ना, पर वंशानुगत एनीमिया टाइप का है। तो उसको लेके हेमेटोलॉजिकल सेंटर सरकार बनाएगी। अब जैसे IIT की तर्ज पर RIT बनाएगी सरकार, ऐसे ही जो है वो एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि RIMS बनाएगी, है ना। तो वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, वैसे ही RIMS की स्थापना भी सरकार को करना है। और सरकार ने स्पेशली जो है वो RIMS की स्थापना के लिए जोधपुर और बाड़मेर, है ना, यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस को चिन्हित करना है, मतलब, ठीक है। तो ये भी याद रखना अपने को। और अगला आता है, अच्छा इसमें ये थोड़ा मैं गलत बोल दिया, 1 मिनट, है ना। ये जोधपुर बाड़मेर में तो क्या होगा कि ये हिंदी में पढ़ाई होगी, है ना, मेडिकल की तो पढ़ाई होगी ना, वो हिंदी में करने का सरकार ने अनाउंसमेंट किया था हिंदी दिवस के अवसर पर सितंबर मंथ में। तो ये थोड़ा सा आप अलग से नोट कर लेना। ये मैं थोड़ा एक्चुअली ये तो RUHS को डेवलप करना है ना, मैं उधर चला गया इधर की तरफ से, ना। RUHS जो है उसको RIMS के रूप में डेवलप करना है, मतलब, है ना, मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का जो मेडिकल कॉलेज है उसको एम्स की तरह डेवलप किया जाने का प्लान किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट सरकार तैयार कर रही है ना। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो सरकार प्रॉपर डेवलप करेगी, उसका प्रॉपर जो है एक्चुअली 2018 में सरकार ने जो वो राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड, राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम 2018 लेकर आई थी। और उसके बाद में सरकार तो चली गई थी, फिर गहलोत सरकार आ गई तो उसने इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड पर कोई खास फोकस नहीं किया। तो अब सरकार प्रॉपर जो है वो डेवलप करेगी और इसमें सदस्य अध्यक्षों की नियुक्तियां वगैरह और इस अधिनियम को भी थोड़ा संशोधित कर सकती है। उसके बाद सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार रोड सेफ्टी टास्क फोर्स बनाएगी। गुड जो सेमेरिटन है, मतलब कि जो जल्दी हॉस्पिटल ले जाते हैं, मतलब रोड पे एक्सीडेंट हुआ और तुरंत हॉस्पिटल लेके चले जाएं, या जिसकी भी दुर्घटना के दौरान अगर हॉस्पिटल में लेके चले गए तो उसको 10,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। दिए ही जा रहे हैं, अभी दिया क्या जाएगा, मतलब सरकार ने कर दिया इसका पूरा। इसके अलावा जयपुर दिल्ली और जयपुर भरतपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत हैं। वहाँ पर 4 स्टेट हाईवेज़ पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जाना है, मतलब, है ना, उनके साथ साथ ही,
ठीक है। तो जयपुर दिल्ली, जयपुर भरतपुर 2 तो ये हो गए, और बाकी 4 और स्टेट हाईवे हैं, वहाँ पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। उसके बाद आधारभूत संरचना और समाज कल्याण के क्षेत्र में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पर आप एक सेकंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी भी सरकार जो है वो बनाने का प्लान कर रही है मतलब। और एक्चुअली सेकंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो है वो एक तो जोधपुर में है ही, है ना, एक तो दूसरी जो है वो अपने अजमेर में सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, लिख लेना है इसको भी, है ना, ये शायद मिस हो गया होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना की। इसमें दूरस्थ क्षेत्रों में तथा वंचित वर्ग के जो लोग हैं वहाँ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्पेशली ये योजना लाई जाएगी। इसमें पहले चरण में 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में इंटरनल रोड्स, पेयजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों में काम किया जाएगा। दूसरा है गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना। इसको भी सरकार ने लागू कर दिया है, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी, तो उस अवसर पर बांसवाड़ा से जो है वो ये कार्यक्रम लागू हो चुका है। ठीक है, 15 नवंबर को बांसवाड़ा से गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना लागू की जा चुकी है। इसमें क्या होगा, अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत जो जनजाति परिवार हैं उनको कुछ फैसिलिटीज़ दी जा रही है। आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन को ध्यान में रखते हुए वनों के क्षेत्र का विकास करना है। उन्हें सामुदायिक पट्टे, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट वगैरह ये प्रोवाइड करवाने हैं। कम्युनिटी सेंटर्स बनेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री, चारागाह विकास, ये सब कार्य स्पेशली किए जाएंगे जनजातीय क्षेत्रों में। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, ये भी 15 दिसंबर से, ठीक है, ये 15 नवंबर को, ये 15 दिसंबर को जब सरकार का पहला साल हो गया था उस दिन स्पेशली मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए शुरू की गई है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर। और इसमें 80,000 रुपये का, ठीक है, बिना किसी गारंटी के जो है वो ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा जो स्ट्रीट वेंडर्स रहेंगे, श्रमिक रहेंगे उनको। फिर एक है शहरी आवास योजना। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग के लोग जो हैं उनको शहरी आवास योजना के तहत 25,000 रुपये प्रति लाभार्थी अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में स्पेशली। और जो घुमंतु आवासीय योजना, जैसे PM आवास योजना होती है, वैसे मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजना है। इसके तहत जो डी नोटिफाइड परिवार हैं उनको वही सेम 1,20,000 रुपये की जो सहायता दी जाती है, प्लस 90 दिन का मनरेगा मजदूरी का, और साथ ही 12,000 रुपये टॉयलेट का, ये सब राज्य सरकार देगी, है ना। PM आवास योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट कर ही रही है ना, पर ये यहाँ राज्य सरकार स्पेशली जो है वो इसका कार्य करेगी। उसमें भी राज्य सरकार का योगदान है, 60-40 से है वो, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो है वो वृद्धि कर दी गई है। आपने देखा होगा पिछली बार जो एक्ट लाया गया था और एक्ट के माध्यम से जो है वो 1,000 पेंशन जो है वो सुनिश्चित की गई थी, मतलब गारंटेड 1,000 तो मिलेगी। अब फिर एक साल में जो है वो पेंशन बढ़ जाएगी मतलब, और उसमें 15% की ग्रोथ करनी थी सरकार को, 10% प्लस 5% के हिसाब से। तो ये 15% की ग्रोथ सरकार ने कर दी है, लगभग 150 रुपये जो है वो इसमें बढ़ा दिए हैं। तो ये हो जाएगा आपके 1150 रुपये अभी मिनिमम पेंशन जो है, जो पिछली साल रजिस्टर हुए थे उनके लिए 1150 पेंशन में वृद्धि हो गई। आज कोई रजिस्टर होता है ना तो उसको मिनिमम पेंशन 1,000 ही मिलेगी, फिर उसके अगली साल जो है वो वृद्धि हो जाएगी। तो आप यहाँ देखोगे तो ये 88 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक खातों में 1,037 करोड़ रुपए राशि हस्तांतरित की है। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में 1,000 से बढ़ाकर 1,150 रुपये कर दिया गया है, जो चरणबद्ध रूप से वृद्धि होती जाएगी मतलब, है ना। फिर वो 15 गुना फिर बढ़ जाएगी बेस का मतलब, यानी कि 150 रुपये फिर बढ़ जाएगी। इस तरीके से हर साल बढ़ती रहेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है वो कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे 36 लाख बच्चों को उचित पोषक आहार जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में। अभी स्कूलों में जो दूध प्रोवाइड करवाया जा रहा है ना, तो वो तो हो गई अपने पन्नाधाय योजना के नाम से उसको संचालित किया जा रहा है, जो पहले निःशुल्क दूध वितरण योजना थी, और पन्नाधाय पोषाहार योजना करके कुछ योजनाएं वैसे चल रही है ना। अब यहाँ पर जो है वो सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी अमृत आहार योजना, ठीक है, अमृत आहार योजना जो है वो शुरू कर दी है मतलब, है ना। ये 14 दिसंबर 2024 से अमृत आहार योजना शुरू हो चुकी है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में 5-5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही जो है 2,000 केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में डेवलप किया जाएगा, जहां शुद्ध पेयजल, बिजली, बच्चों को गर्म पोशाक, वैसी टाइप की सुविधाएं हो।
इसके अलावा जनजातीय समुदायों के लिए मारवाड़ी केंद्रों की स्थापना की जानी है 250 की। लखपति दीदी योजना के तहत सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि 5 लाख का जो लक्ष्य है सरकार का, उससे बढ़ाकर हम 15 लाख करेंगे। मतलब तो ये लखपति दीदी योजना के तहत स्पेशली 15 लाख लखपति दीदी बनाने का हमारा टारगेट है। और 5 वर्षों में 2 लाख SSG का गठन करने का टारगेट है सरकार का। 2 लाख नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो वो बनाए जाएंगे। इसमें प्रथम चरण में 25,000 समूहों को रिवॉल्विंग फंड्स हैं और 15,000 समूहों को जो है वो आजीविका संवर्धन राशि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है ना, उससे 40,000 रुपये नवीन SSG गठित किए जाएंगे। 40,000 नए SSG जो है वो गठित किए जाएंगे, है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। 25,000 समूहों को तो रिवॉल्विंग फंड से पैसा देना है और 15,000 समूहों को जो है वो आजीविका संवर्धन राशि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ऐसे करते हुए 40,000 जो है वो नवीन SSG गठित किए जा रहे हैं। मतलब ठीक है ना, टोटल 25,000 प्लस 15,000 ओवरऑल 40,000 SSG हो गए, है ना। ये तो पहले चरण की बात है। टोटल 2 लाख SSG गठित करने हैं। इसके अलावा राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड है, उसके माध्यम से 300 करोड़ रुपए जो है वो रियायती दर पर 2.5% की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाए जाने का प्लान किया है सरकार ने। इसके अलावा सैनिक स्कूल बनाने हैं अलग अलग लेवल पर अपने। तो सैनिक स्कूल, बालिका सैनिक स्कूल बनाने का सरकार ने इस बजट में घोषणा की है संभागीय स्तर पर, ठीक है ना। बालिका सैनिक स्कूल, ये ध्यान रखना अपने को। बाकी जनरली सैनिक स्कूल अभी जैसे रिसेंटली PPP मोड पर जो है वो जयपुर में सैनिक स्कूल बनाया गया है ना, भवानी निकेतन में, मतलब वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा झुंझुनू में और अपने चित्तौड़ में, इनमें सैनिक स्कूल है ही। दूसरी बात करें अगर हम दिव्यांगजनों के लिए, तो दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने कहा है कि 20,000 रुपये जो है वो आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट्स के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। एक तो ये योजना हो जाएगी। दूसरा 2,000 दिव्यांगजनों को स्कूटी दी जाएगी जो सरकार ने शुरू कर दिया है। रेयर डिजीज से ग्रस्त है तो उनके लिए प्रॉपर राहत पैकेज दिया जाएगा। 50 करोड़ रुपए की रेयर डिजीज फंड बनाई जा रही है, उसके जरिए राहत पैकेज प्रदान किए जाएंगे। मतलब इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित है अगर कोई व्यक्ति, तो इलेक्ट्रिकल पावर व्हीलचेयर जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। 1 लाख रुपए की सहायता इसके लिए प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। और साथ ही निःशुल्क रोडवेज बस यात्रा भी सरकार ने अनाउंस किया है। साथ ही दिव्यांगजन और वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जामडोली जयपुर में स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा, है ना, वंचित वर्ग को और दिव्यांगजनों को सुविधाएं देने के लिए। इसके अलावा महिला और दूसरे ग्रुप्स के लिए भी कई सारे अनाउंसमेंट बजट में हुए हैं। जैसे संभाग स्तर पर वृद्ध और असहाय व्यक्तियों की देखभाल और संरक्षण और पुनर्वास के लिए 50-50 क्षमता के जो हैं वो स्वयं सिद्धा आश्रम स्थापित किए जाने हैं, पहला। दूसरा, स्वतंत्रता सेनानियों को जो अभी सम्मान मिलता है, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, जो उस दौरान लोकतंत्र के लिए लड़े थे और जो हमारे मतलब जो उस दौरान जेल में गए थे, वो वाली पेंशन, मतलब, है ना। तो अभी जो पेंशन राशि 50,000 रुपये से बढ़ा के 60,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है, मतलब, है ना। स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान सम्मान पेंशन जो है वो हमारे 50,000 रुपये हो गई है। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद पेंशन जो थे उनको 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन कर दी गई है, ठीक है। फिर सरकार ने अनाउंसमेंट किया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक्चुअली पहले से चल रही है। अब सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है कि जो दिव्यांग, अपने क्या है, राजस्थान सरकार इसमें 6500 रुपये प्रोवाइड करवाती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 प्लस 1,000 अलग योजनाओं में मिलते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि 5,000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे ही रही है और 1,500 राजस्थान सरकार ने अलग से बढ़ा के 6500 कर दिए थे इसमें। अब सरकार ये कह रही है कि दिव्यांग गर्भवती महिलाएं जो है ना, उनमें 6500 की जगह उन्हें 1,000 रुपये दिए जाएंगे। और ये सरकार ने योजना शुरू भी कर दी है, 1 सितंबर 2024 से जो है वो ये देना शुरू कर दी है ना। तो मातृ वंदना योजना में स्पेशली ये व्यवस्था की गई है। उसके बाद अगर अपन बात करें सफाई कर्मचारियों के लिए जो है वो उनको RGHS के तहत जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी RGHS के अंतर्गत लंग्स, किडनी, स्किन आदि बीमारियों के लिए निःशुल्क पैकेज उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए भी सरकार ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जो अपन ने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था। 450 रुपये में जो LPG सिलेंडर दिया जा रहा है ना, वो तो अभी उज्ज्वला योजना के तहत हो ही रहा है, मतलब, है ना। BPL वर्ग की जो महिलाएं थी जो इसमें उज्ज्वला योजना में लाभार्थी, उनको अब सरकार कह रही है कि जो भी राशन लेते हैं, यानी कि NFSA के लाभान्वित जो हैं, उनको भी LPG सिलेंडर दिया जाएगा और 12 सिलेंडर पर ईयर के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
फिर पीएम आवास योजना 2.0 है, जिसमें 2 लाख से अधिक अल्प आय और मध्यम वर्ग के परिवारों को जो है वो लाभ देना है। एक कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित जो निवासरत परिवार हैं उनको पक्का आवास देने के लिए एक आश्रय योजना संचालित की जानी है, जिसमें अटल इन सीटू स्लम हाउसिंग रीडेवलपमेंट योजना आश्रय, ठीक है, ध्यान रखना, अटल इन सीटू स्लम हाउसिंग रीडेवलपमेंट योजना, ठीक है, ताकि वहाँ पर पक्के आवासों का निर्माण किया जा सके। फिर सुशासन के लेवल पर सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, जैसे अगर अपन कहें तो भरतपुर में इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो है वो उसको कर्मशिला भवन के रूप में निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, एक तो ये। दूसरा, नगर निकाय और ग्रामीण निकाय है उनका गठन और परिसीमन करना है सरकार को, तो उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो अभी नगर निकायों की तो बात नहीं हुई, पर ग्रामीण निकायों के लिए स्पेशली जो वो उच्च स्तरीय समिति गठन कर दी गई है। और आपने देखा होगा अभी रिसेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एक वीडियो अपना आप वो देख लेना, एक वीडियो इससे पहले पंचायतों के गठन का पूरा नोटिफिकेशन को मैंने डिटेल से समझाया है, लगभग 18-20 मिनट का वीडियो है, आप उसको देखना, क्योंकि उसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब है ना, इसलिए। तो मदन दिलावर साहब की अध्यक्षता में वो कमेटी का गठन हुआ है, और साथ ही 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर भी विचार किया जाएगा, ठीक है। अभी सरकार ये कह नहीं रही है, पर करने का प्लान है सरकार का। सिंगल विंडो सेम डे डिलीवरी सिस्टम डेवलप किया जाएगा, जिसमें 25 सेवाओं को 24 घंटे तो डिलीवर किया ही जाएगा, मतलब 24 आवर्स जो है वो ये सेवाएं डिलीवर होती रहेगी। इसके अलावा इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा प्रोफाइल बनाया जाएगा। एक डेटा लेक स्थापना की जाएगी, मतलब एक प्रॉपर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ प्रत्येक व्यक्ति, फैमिलीज और ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा रहेगा, मतलब उसमें वो पोर्टल अपने लिए नहीं, एक्चुअली सरकार खुद अपने स्तर पे जो है वो उसको मैनेज करेगी, उसको सिक्योर करेगी, सिक्योर तरीके से रहेगा पूरा। और देश का पहला डेटा एक्सचेंज राज डेक्स भी सरकार बनाने का प्लान कर रही है, मतलब है ना, जो जैसे ये होता है ना एक्सचेंज टाइप के, जो डाटा ट्रांसफ़र का और उनकी सिक्योरिटी और उनसे रेवेन्यू जनरेट करना और वैसे टाइप का सारा इसमें रहेगा। यह डेटा एक्सचेंज राज्य के विभाग, उपक्रम वगैरह, निजी क्षेत्र के भी सोशल मोनेटाइजेशन के आधार पर डेटा उपलब्ध करवाने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म बन जाएगा। डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर जोधपुर का उन्नयन किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है कि डिजास्टर रिकवरी सेंटर कहाँ बना हुआ है। और साथ ही जो है वो हमारा जो राजस्व न्यायालय है वहाँ पर कार्य ऑनलाइन तरीके से चले, इसलिए राजस्व रिवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम लागू किया जाएगा, ठीक है। जैसे अभी ई कोर्ट वगैरह और खूब चल रहे हैं, ऐसे ही राजस्थान रिवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान राजस्व मंडल और कर बोर्ड जो अपने बने हुए हैं उनको एकीकृत करेगी सरकार। पुलिस के मामले में सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है वो है कि एक तो पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र जो है उसको अपग्रेड करेगी और उसका विस्तार करके और उसको नए तरीके से डेवलप करेगी राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी स्थापना करने का प्लान किया गया, टेक्निकल रूप से पुलिस दक्ष हो उसको लेके। दूसरा, सरकार ने जो है वो नशे की लत में लगे जो युवा हैं उनको लेके एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करना है, ताकि नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके, ठीक है। इसके अलावा सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी, इनके नाम से स्पेशली महिला बटालियनों की स्थापना करना है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा हाडी रानी बटालियन तो अपने पहले से है किशनगढ़ में, अब ये 3 बटालियन जो है वो सरकार ने स्थापना करनी है, इनके लिए जगह भी चिन्हित कर दी है। जैसे अगर अपन बात करें तो आप इसको लिख लेना शायद में, जैसे पद्मिनी जो बटालियन है इसके लिए सरकार ने अनाउंसमेंट किया है सीकर को, मतलब सीकर में, किशनगढ़ में तो अपने हो गई हाडी रानी बटालियन जो पहले से है, सीकर में पद्मिनी बटालियन हो जाएगी, कालीबाई बटालियन जो है वो अलवर में बनेगी, ठीक है, और अमृता देवी बटालियन जो है वो बाड़मेर में बनाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये सरकार ने अभी रिसेंट अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी बटालियन बनेगी। तो पद्मिनी बटालियन सीकर में, कालीबाई बटालियन अलवर में और अमृता बटालियन, अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन जो है वो अपने बाड़मेर में स्थापित की जानी है, मतलब, ठीक है। तो ये मंजूरी सरकार ने प्रदान कर दी। और हाडी रानी बटालियन पहले से किशनगढ़ अजमेर में है ही, मतलब, ठीक है। दूसरा, अगर अपन बात करें निर्भया स्क्वाड जो है वो सरकार उसको सुदृढ़ करेगी और 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स जो है उनको सरकार शुरू करेगी, मतलब, है ना। तो सरकार ने एग्जैक्टली शुरू कर दिया है। अभी रिसेंटली जयपुर में 150 कालिका यूनिट्स जो है पेट्रोलिंग यूनिट्स महिलाओं की, उनको सरकार ने शुरू कर दिया है।
है ना। और 1090 हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, इनको आप नोट कर सकते हो कभी ज़रूरत पड़ जाए तो, है ना। बाकी जयपुर पुलिस ने जो है वो एक ऑपरेशन गरिमा भी चला रखा है, ऑपरेशन गरिमा। इसके तहत जो है वो स्पेशली महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है ना। 1 जुलाई 2024 से नए क्रिमिनल लॉज अपने राजस्थान में लागू हो चुके हैं, मतलब पूरे देश में ही हो चुके हैं। चंडीगढ़ पहला स्टेट था जिसने इसको लागू किया था, मतलब यूनियन टेरिटरी है स्टेट में से, वो भी अपन बात करेंगे आगे उस पर, है ना। 50 करोड़ का इन लॉज को लागू करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स रहेंगे उसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है। साथ ही फॉरेंसिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोटा, बीकानेर और भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करेंगे। और तिजारा खेलथर में जो है वो बॉर्डर होमगार्ड्स की भी स्थापना की जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि लगातार उस क्षेत्र में जो है वो मेवात वाले इलाके में काफ़ी सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे हैं, और इसके साथ साथ साइबर क्राइम भी बड़ा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, यहाँ भी लिख लो कि साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए एक एंटीवायरस अभियान काफ़ी चर्चित रहा था, एंटीवायरस अभियान जो भरतपुर रेंज के द्वारा स्पेशली चलाया गया था, ठीक है। मतलब जो साइबर अपराधी हैं उनकी धरपकड़ जो है वो इसमें की गई थी, मतलब, है ना। एंटीवायरस अभियान काफ़ी चर्चित भी रहा है ये, ठीक है। इसके अलावा एक राजस्थान पुलिस का ऑपरेशन उल्लास है, आप उसको भी नोट कर सकते हो। ऑपरेशन उल्लास जो गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन उल्लास कार्यक्रम, मतलब ये ऑपरेशन चलाया गया है राजस्थान पुलिस के द्वारा, ठीक है। फिर सरकार कह रही है कर्मचारियों के हितों की अगर बात करें तो वेतन विसंगति परीक्षण समिति बनाई गई थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, गहलोत सरकार के टाइम पे। ये थी जस्टिस खेमराज कमेटी, है ना। इस खेमराज कमेटी की रिपोर्ट तो आ गई थी सरकार के पास में, लेकिन उसको लागू नहीं कर रही थी पिछली सरकार। तो इस सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि भाई 1 सितंबर 2024 से हमने इसको लागू कर देंगे, मतलब तो कर दिया इसको लागू, है ना, खेमराज कमेटी की सिफारिश को। इसके साथ ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स जो है 2022, उसमें सरकार ये कह रही है कि भाई जैसे कोई भी अगर नियुक्ति दी जाती है तो उसमें जो 5 वर्ष के अनुभव की बात आती है ना, तो 5 वर्ष के अनुभव में हम 2 वर्ष के अनुभव की छूट दे रहे हैं। और एक्चुअली ये सरकारी कार्मिकों के लिए भी कर दिया है कि प्रमोशन में इनमें स्पेशली जो 5 वर्ष का अनुभव की बात है तो उसमें 2 वर्ष के अनुभव की छूट उसमें भी दी है, मतलब, ठीक है, ताकि प्रमोशन 3 वर्ष में हो सके, मतलब इस तरीके से, ठीक है। साथ ही जो है वो जो वेतन वृद्धि की बात थी, प्रतिवर्ष 2 तिथियों पर वेतन वृद्धि निर्धारित की गई है कि 1 जुलाई को और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि सरकारी कार्मिकों के लिए भी है और संविदा कार्मिकों के लिए भी स्पेशली ये व्यवस्था की गई है। साथ ही जो है वो 75 वर्ष से अधिक आयु पर जो है वो पेंशन की सुविधा मिल सके, मतलब प्रॉपर पेंशनर्स को इनको, इसलिए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता जो है वो सरकार प्रोवाइड करवा रही है। साथ ही पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 जो लाया गया था, उसी तर्ज पर जो है वो हमारे राजस्थान के विशेष योग्यजन श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनको वाहन भत्ता दिया जाएगा 1200 रुपये प्रति माह के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी सरकार ने एक नया अनाउंसमेंट किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। इसके अलावा मतलब जो CGHS है उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार RGHS स्कीम लेकर आई थी। उसमें सरकार ने कहा है कि भाई महिला और पुरुष कार्मिकों को जो है वो अपने माता पिता के साथ साथ सास ससुर को भी आप ऐड कर सकते हो, मतलब किसी एक को आप उसमें ऐड कर सकते हो। भाई जैसे माता पिता को अगर ऐड कर रहे हैं तो महिला कार्मिक है तो वो सास ससुर को ऐड कर दे या अपने माता पिता को ऐड कर ले। ये प्रावधान, एक विकल्प चुनने का प्रावधान इसमें निर्धारित किया गया है, मतलब, ठीक है ना। फिर आता है एग्रीकल्चर बजट, और एग्रीकल्चर बजट में अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो व्यवस्था है वो है अपने सिंचाई की, मतलब, है ना। तो देखो अभी आपको पता होगा कि 13 दिसंबर 2024 को जो है वो राज्य सरकार ने किसान सम्मेलन किया था। काफ़ी चीज़ें तो जो है वो सरकार ने किसान सम्मेलन में ही लॉन्च कर दी है, ठीक है। तो किसान सम्मेलन हुआ था कायड़ अजमेर में, कायड़ अजमेर में, आप लिख लेना, मैं थोड़ा राइटिंग ऐसे जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ, है ना। पहला तो सरकार ने ERCP प्रोजेक्ट को लेके इसमें बजट में कहा है कि भाई ERCP प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है वो हम कार्य कर रहे हैं, और ERCP परियोजना ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट और साथ ही पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना जिसको PKC भी बोलते हैं, है ना, ये एक ही प्रोजेक्ट है। इसमें प्रदेश के 21 ज़िलों को इसका लाभ मिलेगा। अब अगर वर्तमान में जैसे ज़िलों की संख्या देखें तो 17 हो जाएगी ये, क्योंकि 4 ज़िले जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। गंगापुर सिटी हो गया इधर ख़त्म, दूदू हो गया, जयपुर ग्रामीण हो गया और एक शाहपुरा ख़त्म हो गया ना। तो इस वजह से तो टोटल 17 ज़िलों को जो वो इसका लाभ मिलेगा।
ठीक है। 3,25,00,000 लोग, लगभग 40% जनसंख्या को पेयजल और 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है वो सिंचाई सुविधा मिलेगी। हालांकि इस पे अपन डिटेल्ड और अलग से भी डिस्कस करेंगे, एक पूरा चैप्टर है इसमें। पहले चरण में रामगढ़ और मैलपुर बैराज जो 12 में है, और नवनेरा बैराज से लेकर बिसलपुर बांध तक एवं ईसरदा बांध भरने के आवश्यक कार्यों के वर्क ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। पहले चरण में तो ये काम हो चुके हैं। अब ईआरसीपी के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण लिंक और चंबल बेसिन के कार्य भी चरणबद्ध रूप से करवाने का प्लान है। जैसे मेज बैराज जो है वहाँ पर बूंदी, डूंगरी बांध और राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर, ये काम होगा। एक तो लिंक बनेगी इनकी पूरी। ईसरदा बांध से रामगढ़ की लिंक बनेगी, जो जवानपुरा, धाबाई बांध, शाहपुरा बांध, बुचारा बांध इन तक कनेक्ट होगी मतलब। इसके अलावा डूंगरी बांध से अलवर रिजर्वायर्स तक का लिंक बनेगा। बिसलपुर बांध से मोर सागर अजमेर तक का लिंक बनेगा, तो ये ध्यान रखना मोर सागर कहाँ है। और डूंगरी बांध से बंद बारेठा होते हुए सुजान गंगा भरतपुर लिंक बनेगा। तो ये लिंक सरकार ने अनाउंसमेंट किए। एक तो मेज बैराज वाला लिंक हो गया, तो मेज बूंदी से लेके डूंगरी बांध और डूंगरी से राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर तक का, है ना। ये डूंगरी राठौड़ दोनों सवाई माधोपुर में, तो एक पूरा लिंक हो जाएगा ये। ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध का लिंक हो जाएगा एक, है ना। फिर ये जवानपुरा धाबाई बांध से, शाहपुरा बांध से और बुचारा बांध से जुड़ेगा मतलब पूरा, है ना। तो ये अपने जयपुर से रिलेट हो गया। डूंगरी बांध से लेके और अलवर रिजर्वायर भरे जाएंगे। तो जैसे ये मेज हो गया, ये डूंगरी हो गया, और उधर ऊपर की ओर अलवर तक जा रहे हैं मतलब। ऐसे डूंगरी से बंद बारेठा और भरतपुर लिंक बनेगी, तो यहीं से बंद बारेठा भरतपुर लिंक हो जाएगी। बिसलपुर बांध से मोर सागर अजमेर की लिंक बन जाएगी। फिर यमुना का पानी राजस्थान लाने के लिए, है ना, MOU 17 फरवरी 2024 को किया जा चुका है, और उसी के तहत स्पेशली सरकार जो है वो कार्य कर रही है। ताजेवाला हेड, हथनी कुंड बैराज से लेके हरियाणा से स्पेशली ये पानी राजस्थान के 3 जिलों को लाभ पहुंचाएगा, चूरू, सीकर और झुंझुनू को मतलब। इसको लेकर रेणुका लखवार बांध का कार्य जो है वो प्रगति पर है, और किशाऊ बांध जो है वो स्पेशली इसका कार्य भी जल्दी शुरू किया जाएगा। तो इसमें जैसे रेणुका डैम जो है ये तो हिमाचल में है ही, है ना। लखवार डैम जो है वो ये अपने हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है, टोंस नदी पर। और किसाऊ डैम जो है वो ये हिमाचल और स्पेशली ये अपने उत्तराखंड जो है इसकी बॉर्डर पर होगा मतलब, है ना। तो ऐसे करके 3 डैम, ये 2 के तो काम प्रगति पर है, और इसका काम जो है वो स्पेशली आगे किया जाना है मतलब। और इससे ही अपने को राजस्थान में पानी प्राप्त होगा प्रॉपर वे में। इसके साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेकर सरकार जो है कुछ योजनाएं लेकर आएगी, जैसे राजस्थान कृषि विकास योजना, राजस्थान एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मिशन। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार की तर्ज पर जो है वो ये SI मिशन, राजस्थान कृषि विकास योजना रफ्तार लेकर आएगी। इसके अलावा 500 कस्टम आयरिंग सेंटर्स की जो सरकार ने घोषणा की थी उसे बढ़ाकर सरकार 1000 कर रही है, और मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए भी आयरिंग सुविधा प्रोवाइड करवाएगी। कस्टम आयरिंग आप जानते हो, है ना, कि जो भी ट्रैक्टर वगैरह, थ्रेशर और ये किराए पे, है ना, दुकान से उपलब्ध हो जाएँ। 10 एग्रो क्लाइमेट जोन है अपने पास में, इनमें 2-2 क्लस्टर्स बनाएंगे, जो ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, ना प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल, फार्म पॉन्ड, इनके लेवल पर किसानों को प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करेंगे। ऐसे 2-2 क्लस्टर्स बनेंगे। ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण करेंगे, और इन्हीं के लेवल पर जिलों में यूनिट्स और लैब्स की स्थापना होगी। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना है वो डेवलप की जाएगी, जिसमें 50-50 कृषकों को गोवन से जैविक खाद उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और 10,000 रुपये प्रत्येक किसान को एक सहायता के रूप में प्रोवाइड करवाएंगे। ब्लॉक स्तर की बात है ना, ब्लॉक स्तर पर 50-50 कृषकों को तैयार किया जाएगा, 10-10 हज़ार रुपये उनको सहायता दी जाएगी। नमो ड्रोन दीदी योजना चलाई जाएगी, जिसमें चल रही है मतलब, इसमें प्रदेश में 1000 महिला SSG जो हैं उनको स्पेशली ड्रोन सहायता दी जाएगी। साथ ही नैनो यूरिया है ये, नैनो यूरिया और पेस्टिसाइड के छिड़काव के लिए 2,500 रुपये पर हेक्टेयर की सब्सिडी जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी, है ना। यही नमो ड्रोन दीदी जो महिलाएं काम करेगी इसमें, उनके लिए स्पेशली। और साथ ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा ना, समस्त जिला मुख्यालयों पर 2 वर्षों में जो है वो एग्रो क्लिनिक्स भी स्थापित किए जाएंगे, जो कीट रोग और इनके उपचार में किसानों की मदद करेंगे। साथ ही नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम डेवलप किया जाएगा किसानों के लिए। 100 प्रगतिशील किसानों को इजराइल और ऐसे देशों में जो है प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, है ना। 9 अभी हमारे पास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिसे बढ़ाकर सरकार एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसे बढ़ाकर सरकार 18 करने वाली है। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टिश्यू कल्चर और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट,
इसकी सरकार स्थापना कर रही है मतलब। ठीक है, तो ये दो, एक तो हो गया सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टिश्यू कल्चर, और एक हो जाएगा अपने फूड टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट को लेके संस्थान की स्थापना कर रही है। बापणी लोहावट जो फलौदी में है, और कोट खावदा जयपुर में कृषि उपज मंडी बनाई जाएगी, और एक राज किसान साथी पोर्टल और एक ई मंडी, इस पर भी काम किया जा रहा है। ई मंडी अपने राजस्थान का नाम जो ई नाम पोर्टल है ना, इसी तरीके से ई मंडी होगी, और एक राज किसान साथी प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। और सहकारिता के क्षेत्र में अगर अपन बात करें तो नया कोऑपरेटिव कोड लेकर आएंगे, और साथ ही 500 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सरकार को डेवलप करने हैं आने वाले समय में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी इस बजट में अनाउंसमेंट किए गए, जैसे रीको एरिया में 1 किलोमीटर की परिधि में कोई लैंड कन्वर्जन होता है तो रीको से जो अनापत्ति प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है तो वो अब ज़रूरत ख़त्म कर दी, पहली चीज़। दूसरा, निजी औद्योगिक पार्क योजना सरकार लेकर आएगी ताकि अपने लेवल पर भी औद्योगिक पार्क लगाए जा सकें। ठीक है। दूसरा, लैंड एग्रीगेशन एंड मोनेटाइजेशन पॉलिसी सरकार लेकर आई गई है ताकि भू संसाधनों का सही उपयोग हो सके। बीकानेर में सिरेमिक्स और उदयपुर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, थोड़ी खांसी आ गई है ना, बीकानेर में सिरेमिक्स और उदयपुर में जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेवल पर जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। तो ध्यान रखना, बीकानेर में तो सिरेमिक का और उदयपुर में रेयर अर्थ एलिमेंट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। इसके अलावा जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड्स वैलिडेशन एक्ट भी सरकार लेकर आएगी, जो जल्दी ही जो रीको को हस्तांतरित होते हैं ना, जो औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि रूपांतरण होती है, उस पे लेवल पे वो एक्ट रहेगा मतलब। फिर राजस्व घाटे की अगर अपन बात करें और राजकोषीय घाटे की बात करें तो 2024-25 में सरकार ने कहा कि हमारा जो राजस्व घाटा है वो 1.45% का रहेगा मतलब, और 24-25 के लिए अनुमान है, और राजकोषीय घाटा जो है वो 3.93% का जो है वो रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है। दूसरा है राज्य सकल घरेलू उत्पाद, जो हमारा GSDP है, वो दिसंबर 2023 तक की स्थिति में यह है कि इसकी वृद्धि दर 11.58% रही, दिसंबर 2023 की स्थिति। मार्च 2024 तक हमने पढ़ी लिया कि 12.56% हो गई थी, है ना। तो ये तो अपन ने इकोनॉमिक रिव्यू में डिस्कस कर लिया मार्च 2024 तक का। अब सरकार इसको और बढ़ा रही है, और ये ग्रोथ मतलब ये दिखाई है कि भाई ये देखो ये ग्रोथ हमारी स्थिति हो चुकी है मतलब, है ना। इसके अलावा ऋण और अन्य दायित्व जो है हमारे डेब और अदर लाइबिलिटीज़, ये भी हमारे जो वर्तमान में 35.97 GSDP के हैं, ये अनुमानित रखे गए हैं मतलब। और FRBM की जो निर्धारित सीमा है 38.20 उससे कम हो गई है, साथ ही और गत वर्ष में 37.34 से भी कम रही है मतलब, है ना। तो ये निर्धारित सीमा एक्चुअली क्या है कि चेंजेबल रहती है, तो इस वजह से FRBM की जो पिछली निर्धारित सीमा थी वो 38.20 थी, उससे कम होकर अपने 35.97 है, और गत वर्ष में 37.34 थी, उससे भी कम है मतलब, है ना। तो इस तरीके से ये अपना ऋण और अन्य दायित्वों के बारे में बात होगी। अब अगली जो क्लास होगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे दूसरे जो टॉपिक्स जो इसी सुजस में दिए गए हैं, क्योंकि ये थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी ना, 1.5 घंटे की है। तो अब नेक्स्ट, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स थे इसके, जहाँ पर अपने को थोड़ा डिटेल भी जाना था, और कहाँ क्या क्या अनाउंसमेंट हुए उनको भी देखना था, है ना। अब अदर टॉपिक्स को जो है वो अपन एक और वीडियो बन के, और उसमें अपने नेक्स्ट जितना सुजस बच रही है वो कंप्लीट उसमें हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपन